इस वायर के लिक्विड के साथ कांटेक्ट वाले कितने सरफेस है, हमने कहा इधर का एक और ये यहाँ का एक, तो जितने सरफेस बॉडी के लिक्विड के साथ कॉन्टॅक्ट में रहेंगे ना, एअर सोबत किती सरफेसचा कॉन्टॅक्ट आहे तेवढं आपल्याला बघायचं असतं. हे केअरफुली याच्यात जर केलं तर हा चॅप्टर सारखा इजी चॅप्टर कुठे नहीं आपल्याला. कॉन्केव शेप जहाँ पे नीचे वाले साइड पे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमेशा कॉन्केव साइड पे प्रेशर, जहाँ पे ऐसे एनक्लोज्ड सरफेस होता है वहां का प्रेशर हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है. सरफेस टेंशन. सो व्हाट इज मीन बाय सरफेस टेंशन, उसके ऊपर आते हैं. सरफेस टेंशन क्या है, थोड़ी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं. एक सरफेस टेंशन का टेम्पलेट आउटलाइन हम बना लेते हैं, सरफेस टेंशन का मतलब समझ लेते हैं. और ये टोटल चैप्टर 4 पार्ट में बटा हुआ है. ठीक है, इसका पहला पार्ट है सरफेस टेंशन, उसका फिनोमिना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एक, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे. दूसरा आएगा सरफेस एनर्जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे. तीसरा पार्ट आएगा इसका एक्सेस प्रेशर, उसके अंदर भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे. और इसका आखिरी पार्ट आएगा कैपिलरी. तो सरफेस टेंशन इज ब्रेक डाउन इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, तो आज हम उसका पहला और दूसरा पार्ट देखेंगे, सरफेस टेंशन का बेसिक थ्योरी और उसके क्वेश्चन, और दूसरा हम सरफेस एनर्जी को डील करेंगे. ठीक है, तो अच्छे से समझना. अभी ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है. छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर तैर पाते हैं, वो सरफेस टेंशन के कारण ही तैर पाते हैं. शॉर्ट में समझाओ तो क्या होता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, वो नजदीक आ जाते हैं. क्यों आते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे. ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे कोई एक लिक्विड सरफेस है, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाते हैं, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और वो एज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा काम करते हैं, और छोटे मोटे पार्टिकल्स है उसके अंदर नहीं जा पाते, उनके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है सरफेस टेंशन के कारण, और वो इजीली क्रॉल कर पाते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा अगर पार्टिकल जाएगा तो वो अंदर डूब जाएगा. ठीक है, तो ये बात होती है. और लिक्विड का सरफेस कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए. क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, स्पाइडर वॉक कर पाता है, ठीक है, नीडल फ्लोट हो पाती है, और स्पेरिकल रेन ड्रॉप्स और सोप बबल का शेप स्पेरिकल क्यों बन पाता है. यहाँ पे पूरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सरफेस टेंशन का आएगा. ठीक है, तो ये बात होती है. पीवाईक्यू लेंगे, बिल्कुल 2025 के भी पीवाईक्यू लेंगे, 24 के भी लेंगे, 23 के लेंगे, और सेपरेट सेक्शन में हम उसके अंदर जो जेई के सीईटी लाइक जो सवाल है वो भी हम करेंगे. ठीक है, चलो अभी इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक बार शॉर्ट में हम समझते हैं. ठीक है, क्या मॉलिक्यूल की क्या थ्योरी है. अभी यहाँ पे देखो, जो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनको उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको अपन कोहेसिव फोर्स कहते हैं. सेम नेचर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं. मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे. और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, समझो कंटेनर है, ग्लास का कंटेनर है, और ये पानी का मॉलिक्यूल है, कंटेनर का मॉलिक्यूल, और ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम एडेसिव फोर्स कहेंगे. ठीक है, तो ये शब्द पकड़ में रखना, आगे चल के काम में आने वाले हैं. ठीक है, कोहेसिव सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स, एडेसिव डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में फोर्स, जैसे कि वाटर और ग्लास के बीच का फोर्स. ठीक है, ओके. रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स हम देखते हैं. अभी क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल से हमने एक r डिस्टेंस से एक इमेजिनरी स्फीयर निकाला, और ये मॉलिक्यूल को बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है, इस बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल्स है वही अट्रैक्ट कर पाएंगे, या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएंगे. ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस ए वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूलर रेंज के बाहर है. तो मॉलिक्यूलर रेंज से हमने एक डिस्टेंस से एक स्फीयर बनाया, और एक इमेजिनरी स्फीयर का नाम रखा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो ये दर्शाता है कि इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को ही वो अट्रैक्ट कर पाएगा, बाहर के मॉलिक्यूल्स को नहीं. ठीक है, अच्छा, ये एक बात हो गई. अभी देखो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे यहाँ पे बैठा हुआ है. एक मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे बैठा हुआ है यहाँ पे, और इसका जब हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया तो वो इस प्रकार से आया, और हो गई यहाँ पे गड़बड़. अब हो गई यहाँ पे गड़बड़, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो आधा उसका लिक्विड में है और आधा एयर में है. मतलब इस बी मॉलिक्यूल जो वाटर के सरफेस का मॉलिक्यूल है उसको आधे मॉलिक्यूल्स वाटर के नीचे खींच रहे हैं, और एयर के मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ ऊपर खींच रहे हैं.
ठीक है, अंदर के मॉलिक्यूल के आसपास सभी वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो उसका नेट फोर्स 0 था। तो ए मॉलिक्यूल को हमने कहा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, वो मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है। किसी मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स अगर 0 है तो वो मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगाते हैं एयर के मॉलिक्यूल के मुकाबले, क्योंकि एयर और वाटर के बीच का जो फोर्स है वो कम है, वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स, कोहेसिव फोर्स वो ज्यादा है। तो क्या होगा, बी मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो कोई भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करता है, तो ये जो सभी मॉलिक्यूल्स है इस लिक्विड के सरफेस के, ये सभी मॉलिक्यूल्स है ना, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करेंगे, और उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो सभी मॉलिक्यूल्स अपना सरफेस एरिया कम करें, नजदीक नजदीक आए। और वो नजदीक आते हैं और अपना सरफेस एरिया कम करते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और उस चक्कर में ये मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सरफेस टेंशन। एक सरफेस टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें 3-4 बातें याद रखनी है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स, उनके पास एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, उससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और वो कम करने के लिए नजदीक आते हैं, और उसके कारण ये स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनके ऊपर फ्लोट हो पाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक थ्योरी हुई बच्चों। ठीक है, चलो अभी इसको एक लेवल आगे लेकर जाते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन का हम फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी हमने कवर कर ली। अंदर के मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स 0, और ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है और उसके अगल बगल वाले मॉलिक्यूल है वो एयर के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उनका थोड़ा एयर में चला जाता है। वीक फोर्स है, वाटर का फोर्स स्ट्रांग है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। नेट फोर्स यहाँ 0 नहीं हुआ, तो वो करेंगे अपना एक दूसरे का डिस्टेंस कम, जिससे उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और एक यहाँ पे स्ट्रेच इलास्टिक फिल्म जैसी बन जाएगी सरफेस पे, और उसके कारण सरफेस टेंशन बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट सरफेस मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनसाइड, ये सभी मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनसाइड द सरफेस मिनिमाइजेस इट्स एरिया, ये एरिया मिनिमाइज हो जाएगा और ये स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगा, और इसी को हमने क्या बोला, ये है हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, ओके, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने कैसे डिफाइन किया। मान लो एक हमने यहाँ पे एक निडल रखी है, एक निडल रखी है। ठीक है, सुई म्हणतो ना आपण त्याला, एक सुई ठेवली इथे, सिर्फ लिक्विड के सरफेस के ऊपर हमने एक सुई रखी है। तो क्या होगा, ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ के और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, इस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये जो नीडल है, एक इमेजिनरी नीडल जिसकी लेंथ L है, ये मॉलिक्यूल इस नीडल के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो हमने कहा सरफेस टेंशन फिर ऐसा डिफाइन होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो जो फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, एक नीडल के लेंथ के ऊपर, इसको कहेंगे हम सरफेस टेंशन। ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। अभी छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, यहां से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। क्या मतलब है इसका, अब ये लाइन के इस साइड में भी मॉलिक्यूल्स है और इस साइड में भी मॉलिक्यूल्स है, तो बोथ साइड पे हमारे मॉलिक्यूल्स इस नीडल के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स अपॉन लेंथ को ही बेटा अपन सरफेस टेंशन कहेंगे, यालाच सरफेस टेंशन म्हणणार आपण। ठीक है, चलो, और फॉर्मूला में अब इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशंस भी निकाल लेंगे तो न्यूटन लगाए ली तो अपन, फोर्स इक्वल टू एम म्हणजे मास किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि खाली ऑलरेडी एक मीटर आहे, मीटर मीटर कॅन्सल झाला, केजी अपॉन सेकंड स्क्वेअर, तो एम त्याचा झाला 1, लेंथ 0 झाली, और टी हो गया इसका -2, ये त्याचे डायमेंशन झाले। ठीक है, ये नन्ना मुन्ना सा सवाल एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, क्या है इसमें, वो आगे ही कर लेंगे, अपने पास है वो, अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, इसकी जरूरत नहीं। तो एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। सरफेस टेंशन वाटर का होता है, कोई याद नहीं रखना, लेकिन एक रेफरेंस ले रहे, वाटर का 0.0727, मर्क्यूरी का 0.4 और सोप सॉल्यूशन का 0.025।
मतलब अगर पानी देखेंगे, पानी का सरफेस टेन्शन ज्यादा है और सोप सोल्युशन का सरफेस टेन्शन कम आहे. जेव्हा आपल्याला कपडे धुवायचे असतात ना, डर्टी क्लोथ्स आपल्याला जेव्हा धुवायचे असतात ना, तेव्हा आपण पाण्यामध्ये सर्फ एक्सेल मिक्स करतो. सर्फ एक्सेलनी पाण्याचं सरफेस टेन्शन कमी होतं आणि जे डर्ट फैब्रिकला चिटकलेली है ती इजीली तिथून निगुन जाते. ठीक है. सो सरफेस टेंशन डिटर्जेंट डालने से कम होगा. सरफेस टेंशन जो है पानी गर्म करने से भी कम होगा. ऑइली कपडे, खूप जास्त डर्टी कपडे झालेले आहेत त्याला आपण गरम पाण्यात धुतो. गरम पाण्याचं सरफेस टेंशन कमी असतं. ठीक आहे. थंड पाण्याचं सरफेस टेंशन जास्त आहे. मीठ जर टाकलं तर सरफेस टेंशन वाढतं. ठीक है. तो ये इम्प्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का अल्टर होता है. टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से सरफेस टेंशन सुद्धा चेंज होता है. ये इसकी प्रॉपर्टी अपन याद रखेंगे थ्योरी क्वेश्चन के लिए. ठीक है, आगे बस अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इतनी थ्योरी काफी है. पार्ट 1 के अभी हम MST CET के PYQ सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो अभी पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे. मग कष्ट तर कोणा सगळ्यांनाच कष्ट करावं लागतं तेजस. मी पण कष्ट करतो तुमच्यासाठी. ठीक है, तुम्ही पण माझ्यासाठी कष्ट करा, अभ्यास करा. मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देखा तुम लोगों ने, कम बैक सीरीज प्लानर बताया है. उसके अंदर सबसे पहले अपन ने डाउनलोड अपलोड किया था वहाँ पे प्लानर सीरीज. प्लानर उसके अंदर दिया है 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे, 3 कैटेगरी में मैंने बताया है. स्टडी नहीं होती तो 6 घंटे से शुरू करो. मिनिमम 6 घंटे से शुरू करोगे तो 90% प्लस मिलने के चांसेस होंगे. कितने बोला? 6 घंटे करोगे पढ़ाई रोज तो 90% प्लस. 8 घंटे पढ़ाई करोगे तो 95% प्लस. 12 घंटे पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी श्योरिटी है कि तुम 99% के आसपास आके बैठोगे. कंडीशन अप्लाई, सिर्फ बैठना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 30% थ्योरी, 70% क्वेश्चन. चलो अभी 30% थ्योरी अपन ने भी कितनी फास्ट कवर की. अभी हम 70% में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो अभी एक क्वेश्चन अपन पहले शुरुआत में थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है और लास्ट में इसके तुम्हें कुछ होमवर्क के सवाल भी दिए हैं और क्विज के अंदर भी एक सवाल आएंगे. तो तुम्हारी प्रैक्टिस मेरे साथ होते रहेगी. ठीक है, चलो. तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या बोला था? व्हाट इज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? एक इमेजिनरी स्पीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको अट्रैक्ट करेंगे या वो उनको अट्रैक्ट करेगा. तो क्या इसका आंसर है? रिपेल करते हैं क्या? नहीं. रिपेल करता है क्या कोई मॉलिक्यूल्स? कोहेसिव फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है. अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो यहाँ के जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर के मॉलिक्यूल ही अट्रैक्ट कर पाएंगे उसे. बाहर के मॉलिक्यूल कर पाएंगे क्या? लाइंग आउटसाइड वाले मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? हमने कहा नहीं. तो सही जवाब क्या हुआ उसका? ऑप्शन ए. ये कब पूछा था? मैंने वहां पे डाला था रे, लेकिन वो क्यूरियोसिटी हमें रहती है ना कि ये सवाल कब पूछा था. क्वेश्चन नंबर है 137. 137 जो है ना वो है 2020 में आया हुआ सवाल. दिस इज 2020 MHT CET 2020 का ये क्वेश्चन है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये सवाल तुम लोग मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ मुझे क्या है. बोलो यस. हाँ तेजस सांग बेटा काय आंसर है? आर्यन हेलो, सर्वेश बोलो भैया क्या आंसर आहे इसका? सीईटी साठी हे बघा तेजसनी चांगला क्वेश्चन विचारलाय. सर सीईटी साठी कोणती रेफरन्स बुक यूज करायची? बेटा काहीच कोणतीच रेफरन्स बुक वापरायची नाही. तुम्हाला थेअरीसाठी ज्या मी नोट्स देणार आहे, जसं की ह्या नोट्स आहे, ह्या मोर दॅन सफिशियंट आहे ना. अशा नोट्स मी गॅरंटेड सांगतो कोणाकडेच नसतील, एवढ्या भारी नोट्स बनवलेल्या आहेत मी. तुम्ही मागचे लेक्चर बघा जरा, तुम्हाला कळेल काय क्वालिटी आपल्या कॉन्टेंटची. ठीक आहे. आणि तुम्हाला मग आता क्वेश्चन कुठून सॉल्व करायचे? मार्क्स ॲप आहे ना यार, कोणतं पुस्तक कशाला घेत बसता तुम्ही? मार्क्स ॲपवर प्रत्येक चॅप्टरवर जायचं, तिथे टॉपिक आहे, ते टॉपिकचे क्वेश्चन सॉल्व करायचे, त्याचं सोल्युशन लगेच दिलेलं आहे खाली, ते बघायचं. आणि तो क्वेश्चन तुम्हाला नाही जमला, डिफिकल्ट वाटला तर तिथे बुकमार्क करायचं. ते बुकमार्क केल्याने तो क्वेश्चन डायरेक्ट तुमच्या नोट्समध्ये जाईल. म्हणजे जेव्हा केव्हा आपल्याला रिव्हिजन करायचं आहे तर जे क्वेश्चन मला नाही आले ते बुकमार्क केलेल्या सेक्शनमध्ये जाऊन मी प्रॅक्टिस करेल. परत सगळे क्वेश्चन सॉल्व करणं होणार आहे का? एकदा काय करायचं, सरळ तुम्हाला मी प्लॅनिंग सांगतो. पुढचा क्वेश्चन घेऊ आपण. हा तुम्हाला 2020 ते 2022 चे क्वेश्चन पहिले करायचे किंवा उलट चालू करा. 25 ते 23 चे क्वेश्चन चालू करा. काही अडचण आली तर क्वेश्चन 25 ची मी सिरीज बनवलेली आहे. 4 चॅप्टर तयार झालेले आहेत, अपलोड केलेले आहेत, पुढची येतील आता. त्याच्यात प्रत्येक 25 चे क्वेश्चन मी चॅप्टर वाईज सॉल्व करून घेतले. तुम्हालाही तसंच करायचं आहे. 2 मिनिटाचा टाइम लावायचा आहे, क्वेश्चन सॉल्व करायचं आहे. नाही जमला तर त्याचं सोल्युशन बघायचं आहे आणि सोल्युशन बघून जरी नाही जमला तर मग त्याला बुकमार्क करायचं आहे.
किंवा कळाला समजला पण असं वाटतं की हा क्वेश्चन जरा डेंजर आहे भैया, मग त्याला बुकमार्क करून ठेवायचं तिथं आणि नंतर रिव्हिजनच्या वेळेस तेच क्वेश्चन आम्हाला प्रॅक्टिस करायचे आहेत. तुम्ही काय करतात, रॅन्डमली कोणताही क्वेश्चन सॉल्व्ह करतात आणि पुढच्या रिव्हिजनला परत शून्यापासून सुरुवात करता, म्हणजे गधे मेहनत झाली ती. जे क्वेश्चन इझी आहे त्याला बुकमार्क नाही करायचं, जे मीडियम आणि डिफिकल्ट क्वेश्चन त्याला बुकमार्क करायचं आणि पुढच्या वेळेस त्यांनाच परत एकदा सॉल्व्ह करायचं. किती स्मार्ट वे आहे. आणि PYQ पुरून उरतील तुम्हाला. एखाद्याचे झालेच सर करून, मग काय करायचं, 2025 ते 20 झाले, त्याच्या मागच्या अजून 15 पर्यंतही करून टाकले त्यांनी. मग त्यांनी जेईची सुरुवात करायची. जेईचे 25 ते 20 मधले काही सिलेक्टिव्ह क्वेश्चन करायचे, जे मी टेस्ट सिरीजमध्ये पण तुम्हाला ॲज अ सरप्राईज गिफ्ट देणार होतो, पण आताच रिव्हील करून टाकलंय. ठीक आहे. तर तुम्हाला सगळ्यात पहिले ॲपवर जाऊन ती टेस्ट सिरीज घ्यायची आहे. 199 त्याची प्राइस आहे. वाटली तर घ्या, नाही तर नका घेऊ. 199 जर तुम्हाला खूपच किंमत वाटत असेल तर नका घेऊ. तुम्हाला जर चांगलं कॉलेज पाहिजे असेल आणि त्याच्यासमोर तुम्हाला 199 जर खूप मोठे जर वाटत असतील तर नका घेऊ. ठीक आहे. चलो, काय याचा आन्सर, सरफेस टेंशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है. ये सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है. हाँ यस, आ जाओ भैया सब लोग. मार्क्स ॲप हो, मला पर्सनली खूप आवडते यार. त्यांनी तर मला ब्रँड अँबॅसिडर बनवलं पाहिजे मार्क्स ॲपवाल्यांनी. पर्सनली त्यांनी खूप छान, खूप मेहनत घेतली आहे ते पण, आणि एक्झाम साईट पण छान आहे. पण एक्झाम साईट ह्या ॲपचा प्रॉब्लेम काय, त्याच्यावरनं चॅप्टरचे टॉपिक वाईज क्वेश्चन्स नाही आहेत, ते इयर वाईज दिलेले आहेत. समजा मला आता याच्यातले फक्त सरफेस टेन्शनचे क्वेश्चन करायचे, तर मी मार्क्स ॲपवर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइडमध्ये जाणार आणि त्याच्यात मी सरफेस टेन्शनमध्ये जाणार, मला सगळे क्वेश्चन दिसतील. पण मी त्यांच्यापेक्षा अजून एक जास्त ॲडव्हान्स फिल्टर मी स्वतः लावलेलं आहे. मी काय केलंय, माझ्याकडे सरफेस टेन्शन मध्ये मी त्याचे अजून पार्ट बनवलेत. सरफेस टेन्शन मध्ये हे जे क्वेश्चन आहेत, बेसिक क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशरचे क्वेश्चन, कॅपिलरीचे क्वेश्चन, एनर्जीचे क्वेश्चन मी फिल्टर आउट केलेले आहेत. त्याच्याने अजून सोपं झालं क्रिटिकल अनालिसिस करायला. एवढं डोकं लावून मी या सगळ्या गोष्टी करतोय, तर तुम्ही बिलकुल अप्रिशिएट केलंच पाहिजे मला. ठीक आहे. कमेंटवर जे आहे ते सगळ्यांनी मला लाईक ठोका बरं, एक लाईक पाहिजे मला. ठीक आहे. कसं, या सवाल. ठीक है, रेड कलर्स. चल अगला क्वेश्चन, थेरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं. बोलो इसका आंसर क्या है. सगळेजण पार्टिसिपेट करा, फक्त बघू नका, सोबत सॉल्व करा. आणि जे नंतर बघतील, नंतरच मोस्टली मुलं जास्त बघतात आपल्या कन्व्हिनियंट नुसार. ठीक आहे. माझा फायदा आहे की मी लाईव्ह मध्ये मुलांना इंटरॅक्ट पण करेन आणि पॅरलली हा कॉन्टेंट रेकॉर्ड पण होऊन जातो. तर लाईव्ह घेण्याचा हा फायदा आहे. ठीक. आणि चॅनल ग्रो व्हायला तेवढीच मदत होते. चलो, काय याचा आन्सर, soap solution is used to cleaning the dirty cloth because surface tension of the soap solution कम, viscosity का कोई लेना देना नहीं होता. इंक्रीज गलत आंसर है. टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीज, नहीं. तो अपन डिटर्जेंट क्यों डालते हैं, सरफेस टेंशन उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. यस, ओके. चलो, ये हुई ना बात भैया. अगला सवाल, इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स विथ राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. क्या बात कर रहा है, तो नींद में छोटा बच्चा भी बोल देगा यार. क्या होगा इसका आंसर, बोलो जल्दी से. मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए बच्चों, पार्टिसिपेट करो मेरे साथ. चलो, तेजस ने दिया, इसका आंसर क्या है, बताओ. मोस्ट ऑफ द लिक्विड विथ राइज इन सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. गर्म करने से सरफेस टेंशन, यस वेरी गुड, सी आंसर है. इट इज इजियर टू स्प्रे वाटर टू विच सोप इज एडेड बिकॉज एडिशन ऑफ सोप वाटर डिक्रीजेस सरफेस टेंशन. ठीक है. ये रिसेंट MST CET के ही सवाल है, चिल्लर सवाल है भैया. ये तो मतलब गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. ठीक है. ओके, चलो हो गया. क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है. रितेश वेरी गुड बेटा. चल, रिविजन अच्छे से होगी, स्टार्टिंग से ध्यान देना पूरा. ठीक है. अच्छा, हाँ ये देखो, अभी जिसने ध्यान दिया थ्योरी में वो आंसर दे पाएगा इसका. ठीक है. इधर के इधर ही मार्क्स हो जाएंगे भैया, तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे यहां से. हा, बोर्ड मध्ये मेहनत करून फायदा झाला होतोच बघा. मेहनत कुठेच वाया जात नाही. मेहनत करा, मार्क्स कमी आले तर काही अडचण नाही. ती मेहनत आयुष्यभर कुठे ना कुठे केव्हा ना केव्हा कामात येतेच. ठीक है. हाँ, हिमांशु कह रहा है ऑप्शन ए है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड पोजेसेस. सरफेस वाले के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. मूव नहीं होते ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. कोई पार्टिकल मूव होगा तब काइनेटिक एनर्जी होगी. अपना मॉलिक्यूल रेस्ट में है, यस. एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब सरफेस पे मॉलिक्यूल रहेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी. ठीक है. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो रोल में ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब मॉलिक्यूल मूव होगा. ये तो रेस्ट वाली बात चल रही है. लिक्विड रेस्ट पे तब की प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन.
चलो अभी यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। चलो अपन सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, मैं तुम्हें ये बता दूं ये कब का सवाल है। अभी न्यूमेरिकल वाले आ गए ना, तो फटाक से मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 148। क्वेश्चन नंबर 148 मिल जा कहाँ है? 148 2020 का नहीं, ये तो 2020 वाला तो अलग था, उसी के आसपास का होगा। हाँ मिल गया। कितना है? 149 है। क्वेश्चन नंबर 149 है, तो ये 2020 का सवाल है। ठीक है, 2020 MHT CET है ना। लॉकडाउन के वक्त तुम लोग 10th में होंगे शायद से। लॉकडाउन के वक्त नहीं यार, तुम तो 6वीं 7वीं में होंगे। लॉकडाउन के वक्त वहां पे ना डेंजर पेपर निकाले थे यार इन्होंने। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। और ये 6 से 7 बार आया हुआ सवाल है। ठीक है, आंख बंद करके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको। देखो हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसको जेंटली हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया। पानी का एक सरफेस है, उसके ऊपर अपन ने हॉरिजॉन्टल एक वायर रख दी उसके ऊपर, जिसकी लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हैविंग सरफेस टेंशन, उस पानी का सरफेस टेंशन कितना था? ये सरफेस टेंशन है और ये लेंथ उसकी L है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द वायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? म्हणजे काय विचारलंय? अपने पास ना एक सरफेस है ऐसा लिक्विड का, आणि त्याच्यावर ना आपण एक वायर ठेवलेली आहे। बड़ा एकदम सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं इसके अंदर। 3D में इमेजिन करो, इसके अंदर एक वायर है आणि त्या वायरला आपल्याला उचलायचं। मग उचलायला काय ताकद लागेल? ये जो आजू बाजूचे मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो अगल बगल के मॉलिक्यूल्स है ना, वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना। इधर के मॉलिक्यूल उसको टेंजेंशियल फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब हा सरफेस तुम्ही असं 3D मध्ये व्हिज्युअलाइज करा। हा असा सरफेस, हे पाणी आहे समजा आजूबाजूला, ही वायर आहे, याच्या इकडे मॉलिक्यूल्स आहे, इकडे मॉलिक्यूल्स आहे। हे मॉलिक्यूल्स त्याला इकडे फोर्स लावतील, टेंजेंशियल फोर्स लावतो ना, आणि हे मॉलिक्यूल इकडे फोर्स लावतील। ठीक आहे, तर मग तेवढाच फोर्सने आपल्याला त्याला वर उचलावं लागेल, तेव्हा तो उचलला जाईल। कमी लावला तर उचलला नाही जाणार, जास्त लावला तो उचलला जाईल। ठीक है, मग काय करायचं सर? काही करायचं नाही, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट समझाने तक इतनी बड़ी बात थी, अभी फॉर्मूला ये लगेगा। ध्यान रहे अभी मैं क्या करने जा रहा हूं। देखो F इज इक्वल टू लिखेंगे अपन T इंटू L। ठीक है, आणि मी याला 2 नी मल्टीप्लाई करतो। कोणी मला सांगेल का मैं इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करता? और बच्चों को ये यही समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन के अंदर। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? हाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? कोई बताएगा? क्योंकि इसके 2 सरफेस है ना, इस वायर के लिक्विड के साथ कांटेक्ट वाले कितने सरफेस है? हमने कहा इधर का एक और ये यहाँ का एक। तो जितने सरफेस बॉडी के लिक्विड के साथ कांटेक्ट में रहेंगे ना, उतने सरफेस का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं बात करता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर देते, और मुझे एक अच्छी बात करनी है यहाँ पे। सो टी कितना आ गया यहाँ से? दिस इज 75 इंटू 10 टू द पावर 3, आणि लेंथ सेंटीमीटर मध्ये 10 नहीं पुट करायचं, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया ये कुछ आएगा 150 कुछ आ रहा है ना। 75 इंटू 2 कितना हो गया? ये 150, और पावर एडजस्ट कर लेंगे अपन। 3 + 1 4, 4 - 2 इधर का एक माइनस हटा दे, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -1, आणि हा 1.5 आला। यूनिट फोर्स है ना, न्यूटन। कितना आ गया अपना? कहीं एक हटा दिया क्या अपन ने? 3 हो गया, हाँ ये 4 हो गया ना, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज 150 इंटू 3 + 1 4, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 150 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब क्या आंसर चाहिए इनको? 4 और 2 1 0, 4 2 हो गया, 1 0 हटा देंगे। अपना रहा 15 इंटू 10 टू द पावर -1। क्या ऑप्शन लिखते वक्त ना कुछ गड़बड़ है क्या रे इसमें? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका आंसर है। कहाँ गड़बड़ होगी? कहाँ गड़बड़ होगी? यूनिट सही है, यूनिट तो सही लिखा हुआ है, सेंटीमीटर न्यूटन पर मीटर। ओके, क्या हुआ एक बार देखते स्टार्टिंग से, क्या गड़बड़ होगी भैया? टी कितना है? 75 है ना, क्योंकि मैंने हाथ से यहाँ पे क्रॉप किया ना, तो कोई गड़बड़ होने की चांस। 10 टू द पावर 3 लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना होगा? 10 टू द पावर -2 इंटू ये 2। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 150 इंटू 10 टू द पावर 3 + 1 और -2, तो 150 इंटू 10 टू द पावर 4 -2 आ गया। 150 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन चाहिए। ठीक है, -3, -3 है वो, वही कहा कहीं ना कहीं मिस्टेक, इधर -3 है। दिस इज -3। इतना इजी कैसे गलत हो सकता है? कोई बड़े कैलकुलेशन गलत हो तो समझ में आता है, इधर माइनस है। ठीक है,
तो 75 इंटू 10⁻³ -3 -2 ये -5 हो गया और ये प्लस हो गया और इंटू ये 2 हो गया, तो ये 150 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ गया अपना 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और इसको 1.5 लिखेंगे तो एक डेसिमल कम कर दिया इधर से, तो 10⁻² न्यूटन ये आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देयर इज अ माइनस साइन। ठीक है, टाइम वेस्ट कर दिया माइनस साइन ने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। हाँ, ये मैं बात कर रहा था ना, अभी अपने पास ना वायर के जगह पे एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट है और एक क्वेश्चन में आएगी रिंग, एक क्या आएगी अपने पास, रिंग। इन दो तीनों का समझ लेते हैं। देखो रे बेटा, अपने पास एक फ्लैट सर्कुलर क्या है, प्लेट है। प्लेट की बात कर लेते हैं, रिंग की अगली बात करेंगे। इसको पानी के सरफेस पे हमने रख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये पानी का बाहर का सरफेस कांटेक्ट में है, ये वाला सरफेस, ये वाले मॉलिक्यूल्स खींचेंगे अपने सरकमफेरेंस पे, लगेंगे इस प्लेट के मॉलिक्यूल्स और उसको वो फोर्स लगाएंगे। यहाँ के होगा T = F/L। सेम पैटर्न में तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस यहाँ पे L को क्या लिखना है वो बताओ, और यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे बता दो बस। क्या हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? यहां नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही सरफेस, बाहर का सरफेस कांटेक्ट में है। और वही इमेजिन करो, अगर ये रिंग होती तो अंदर भी पानी होगा इधर, मतलब अंदर के सरफेस में भी मॉलिक्यूल्स होंगे और रिंग के बाहर के सरकमफेरेंस पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर रिंग होगा तो तुम्हारा बेटा फॉर्मूला होगा F = T × L × 2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। और अगर यहाँ पे डिस्क है तो डिस्क के अंदर तो सॉलिड मटेरियल है ना, सॉलिड मटेरियल, अंदर कहाँ पानी जाएगा, सिर्फ बाहर पानी रहेगा। रिंग है, अंदर पानी है, बाहर पानी बेटा। तो यहाँ पे डिस्क की बात हो रही है। L सरकमफेरेंस 2πr, T × 2πr। अभी T की वैल्यू कितना है, 70 × 10⁻³ × 2 × 3.22/7 लेने को बोला है। ओके, और R कितना है यहाँ पे, रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। तो ये सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा कि इधर से काट दिया इसको, ये बन गया 10, ये हो गया 44, 88 × 10⁻1 - 3 - 2। अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है, नहीं तो ढूंढते बैठो क्या मिस्टेक हो गई है। 1 - 4, तो आ गया ये 88 × 10⁻³ ठीक है, 88 × 10⁻³ ठीक है। अब तो क्या ऑप्शन ढूंढते बैठो क्या, कहीं बहुत सारे 1-2 सवाल में ना हो गई है भैया वो ऑप्शन लिखते वक्त मिस्टेक। क्या है क्वेश्चन नंबर, ये इतना चेक कर लेना बेटा, ठीक है, यही होगा आंसर। कहीं पावर का एक एडजस्टमेंट ऑप्शन में या कहीं यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है। 70 है, 70 लिखा, दिस इज 10, कितना हो गया 44 × 88 और इसका एक 0, ये 10 आ गया, 1 - 3 - 2 -5, 1 - 4 - 3, ये सही है, 88 8.8 ने 88। ठीक है, चल अभी अगले सवाल में हम समझते हैं कुछ, ठीक है। स्क्वायर फ्रेम, हाँ ये देखिए बहुत मजा आएगा, ये देख स्क्वायर फ्रेम, पूरा सवाल सब कुछ सेम है, अलग अलग शेप ले रहे हैं भैया। अभी स्क्वायर फ्रेम लेकर आते हैं। तो ये स्क्वायर फ्रेम है जिसको पानी के सरफेस के अंदर रखा है हमने। तो पानी का मॉलिक्यूल्स इधर भी अंदर से भी चिपकेगा स्क्वायर फ्रेम को। यहां से हमने देखा भैया पानी का मॉलिक्यूल इधर भी चिपकेगा और पानी के मॉलिक्यूल बाहर भी चिपकेंगे। तो कितने सरफेस कांटेक्ट में हो इस पूरे वायर के, मैंने कहा 2, अंदर का एक बाहर का एक। सो F = लिखेंगे अपन T/L और T = लिखेंगे F × L। F कितना है, आप F ही निकालना है सर, T = F/L लिखो और यहां से F हो जाएगा तुम्हारा T × L। अब इसको × 2 करेंगे क्योंकि 2 सरफेस है, अंदर का और बाहर का। रेक्टेंगुलर प्लेट होती तो नहीं करते, ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वायर है तो अंदर भी पानी जाएगा, ऐसे स्क्वायर वायर समझो, ये ऐसे स्क्वायर वायर, अंदर भी पानी बाहर भी पानी जाएगा। तो L को क्या पुट करोगे, पेरीमीटर पुट करोगे। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड की एडिशन 4L,
सरकमफरेंस होता है ना सर्कल का, वैसे बाकी ज्योमेट्री का पेरीमीटर होता है। 2 पाई आर सरकमफरेंस है, वैसे पेरीमीटर है। तो इनकी लेंथ हो गई पेरीमीटर, उसकी लेंथ हो गई सरकमफरेंस। ठीक है, तो टी पुट कर देंगे यहाँ पे, कुछ पुट नहीं करना, वैसे आंसर देना है। सो दिस इज टी इंटू एल को पुट करेंगे अपन 4L और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8TL, इसका आंसर होगा। इतना फोर्स उसके ऊपर लगाएगा 8TL। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 83 कब का है भैया ये सवाल? 83 के आसपास चलो सर। 83 2022 का सवाल है, MHT CET 2022। और उसके पहले का कौन सा क्या नंबर था रे? 120 120 was from the year 2021। ये था MHT CET 2021। ओके चलो, हाँ जी आगे बढ़े। ये वाला ये हो गया सर। ये वाला करें क्या अपन? लिक्विड ड्रॉप डेंसिटी D एंड दिस। भैया अच्छे क्वालिटी का सवाल मिला है अपने को। ठीक है, लुल्लू पुल्लू सवाल नहीं है, मस्त क्वालिटी का सवाल लेकर आ गए अपन। मतलब थोड़ा धुरंधर सवाल है ये, धुरंधर सवाल। ठीक है, चलो समझाता हूँ कैसा है। ठीक है, अगले इस लेक्चर में ना ये वाले सब कुछ जो इक्वेशन ढंग से नहीं आए ना वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक से अपडेट करने को बोला है मैंने। ठीक है, मेरे AI एजेंट को। लिक्विड, a drop of liquid of density rho is floating half immersed in a liquid of a density। ठीक है, तो एक लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, हाफ इमर्स्ड है वो किसी लिक्विड के अंदर। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, उसको थोड़ा सजा धजा के लिखो क्योंकि बच्चों को समझाना भी उतना जरूरी है भाई। ये लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, उसकी डेंसिटी कुछ दी है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड डेंसिटी। बच्चा ध्यान से देखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोटिंग हाफ इमर्स, आधा अंदर है आधा बाहर है। ठीक है, किस लिक्विड में? ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी D है। एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है? D है। इफ T इज द सरफेस टेंशन देन द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट। भैया कहाँ का कहाँ कुछ पूछ रहे हैं, और ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। और एक टीचर की अगर अंदर से फीलिंग आती मतलब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है। तो ये क्वेश्चन 2026 में यहाँ पे आने के चांसेस मुझे स्ट्रांगली लगते हैं भैया ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं स्ट्रीम थोड़ा चेक कर लेता हूँ, मुझे ना माइक का इशू लगता है भाई। तुम लोग कमेंट में बोलो यार ये आवाज वगैरह ठीक चल रही है ना, क्योंकि वायर मैंने अमेजोन से मंगाई है, ये थोड़ा बीच में लूज हो जाती है। तो मैं देख लूँ कि अपनी स्ट्रीम ढंग से चल रही है ना। ठीक है, मैं स्ट्रीम थोड़ा चेक। हाँ चल बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं। ओके हाँ चलो, तो ध्यान दो बच्चों भी यहाँ पे सवाल क्या है। तो ये आधा डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर और आधा बाहर है। ठीक है, अभी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, बहुत सारे फोर्स लगेंगे इसके ऊपर। कौन से फोर्स लगेंगे? देखो, सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएगा ऊपर, बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर, और इस खुद का इसका जो वजन होगा वो लगेगा नीचे। कितने फोर्स लगेंगे? 3 फोर्स। खुद का वजन नीचे, सरफेस आधा सरफेस पे, तो उसको सरफेस टेंशन लगेगा ऊपर की दिशा में। और बॉयंसी फोर्स है ना, पिछले लेक्चर में हमने देखा था बॉयंट फोर्स क्या होता है? हमेशा अपवर्ड फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स भी उसको कहते हैं। ठीक है, आता सगळ्यांचे फॉर्म्युले कसे लिहितो आपण बघा आता। ठीक है, तो ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, इक्विलिब्रियम में आधा डूबा हुआ आधा बाहर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाला है। FT प्लस FB इज इक्वल्स टू mg, हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? FT इज इक्वल्स टू क्या लिखा था बेटा अपन ने? साइड में लिखो सर, अच्छे से बच्चों को वो समझने आना चाहिए। T इज इक्वल्स टू F अपॉन L। तो सरफेस टेंशन का FT से यहाँ पे सिंबल दिया है, वो क्या आएगा? T इंटू L। और यहाँ पे L को क्या पुट करेंगे अपन? पुट करेंगे उसका सरकमफरेंस। तो क्या होगा वो? उसका सरकमफरेंस कितना होगा? उसका सरकमफरेंस 4 पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे लिखेंगे अपन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे क्या? T इंटू L। पूछा क्या है? वही पूछा क्या? ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपन यहाँ से। ठीक है, 2 पाई आर ही होगा क्योंकि वो ड्रॉपलेट, कुछ ड्रॉपलेट हो या कुछ हो, सरकमफरेंस तो स्फीरिकल शेप का है ना, 2 पाई आर ही लिखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा ये एक बात। दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात क्या है? ये जो mg है ना, देख मैं mg को क्या लिखने जा रहा हूं? मास। किसका मास है? उस ड्रॉपलेट का मास है। क्या डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, समझते हो तुम लोग? यहाँ पे उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अपना मास हो गया उसका। देख 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 ध्यान से देख बेटा, उसकी डेंसिटी रो और उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये g। ये पकड़ में आएगा, कहीं पे सॉल्यूशन देखेगा तुझे समझ में नहीं आएगा, ये लाइव लेक्चर में ही क्लियर हो सकता है टीचर के साथ।
mg को लिखा अपन ने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये g की वैल्यू, बस m को सब्स्टिट्यूट किया हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अभी असली मजा इधर आएगा। क्या है असली मजा इधर? जब अपन बॉयंसी फोर्स लिखते हैं ना, वो जो 3 नंबर पे बॉयंसी फोर्स है, कौन सा? FB, ऊपर बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स होता है रो VG, बॉयंट फोर्स भी ऐसा रो VG लिखते हैं। रो मतलब उसकी लिक्विड की डेंसिटी, यहाँ पे वो D है। बॉयंट फोर्स लिक्विड लगाता है तो लिक्विड की डेंसिटी लेंगे, इनटू वॉल्यूम। जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, आधा डूबा हुआ है ना, तो आधा वॉल्यूम इसका डिस्प्लेस हुआ है। इतना वॉल्यूम जो है, इतना वॉल्यूम हमारे लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है। किसने हटाया वो वॉल्यूम? जगह किसने बनाई वहां पे? ड्रॉपलेट ने। तो ड्रॉपलेट का आधा वॉल्यूम हम लिखेंगे। आधा वॉल्यूम कितना होगा? 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये जी आगे। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। कौन सा वॉल्यूम? कौन सा वॉल्यूम लिया हमने? जो आधा डूबा हुआ है, आधा सबमर्ज्ड है वो। ठीक है, इतना समझ में आया तो पुट करके आंसर आ जाएगा बच्चों। आ गया? वो जो कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ। लिहिलं वॉल्यूम हे काय? हा काय वॉल्यूम? इथे पण वॉल्यूम लिहिलं। ठीक है, यस, कमेंट बॉक्स में बताओ। इतना समझ में आया तो पूरी चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। एक एक चीज मैंने अच्छे से मेंशन की है, वापस से बैकवर्ड करके भी देख सकते हो तुम लोग। अभी मैं आगे इसको समझाता हूं। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 पाई आर प्लस हमारा FB बॉयंट फोर्स कितना है हमारा? ये D इंटू 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू G इज इक्वल टू mg का है बेटा? mg हा है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू G। म्हणजे 99 पर्सेंटाइल वाल्याचा क्वेश्चन आला। कशाचा क्वेश्चन आला? 99 पर्सेंटाइल वाल्याचा क्वेश्चन आला। ठीक आहे, आपल्याला R विचारलंय, डायमीटर विचारले, 2 इंटू आर करून टाकू शेवटी आपण। ठीक है, म्हणजे आपल्याला आता काही कट होतंय का? होणारच कट एवढं मोठं इक्वेशन मध्ये। ठीक है, कट कर देता हूँ, फटाफट से निकलेंगे भैया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पे ज्यादा लगाएंगे ना, बच्चों का मतलब ध्यान भटक जाता है। यहाँ से जी कट होगा क्या? नहीं सर, जी कट नहीं होगा। क्या कट होगा? देखो, पाई आर, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, एक कट हो गया, एक बचेगा ना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, रिड्रॉ कर लेते तुम लोगों के लिए। नहीं तो क्या मैं फटाफट से सॉल्व करूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या मुझे थोड़ी ना सर्टिफिकेट मिलने वाला कि क्या बढ़िया सॉल्व किया सर? तुम्हें समझ में आना चाहिए। सो 2 पाई आर प्लस यहां पे इसको बना देंगे, ये भी 2 कट हो गया यहाँ पे। तो कितना आ गया ये? D इंटू 2/3 आर स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 आर स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, आर एक इथला तर आर कट झालाय ना एक, हा आर कट झालेला आहे सर ऑलरेडी। ठीक आहे, अच्छा, आता काय करायचं? या दोघांना एका ठिकाणी घेऊन येऊ, याला इकडे बोलू आपण। ठीक आहे, पाय पण काढला होता ना आपण इथं, मग काय उरलं सर? टी उरला ना इथे, 2t उरला सर इथे। हा, ये देख 2t उरला, पाय आणि आर, पाय आणि आर, पाय आणि आर कट झाला। ठीक आहे, अच्छा, 2t ला तसंच राहू दे तिथे, 2t इज इक्वल्स टू याला लिहि इथे रो 4/3 रो आर स्क्वेअर जी मायनस 2/3 डी आर स्क्वेअर इंटू जी। ठीक है, थोड़ी जागा बनवून घ्यावी लागेल बेटा, झालं जाता है एकदम, मतलब हाथी निकल गया, उसकी पूछ बाकी है अभी। इधर करते हैं अपन, इसको छोटा करते हैं। ओके, पहले क्या करता हूं, थोड़ी इधर ऐसी जगह बनाते हैं और इसको यहां से थोड़ा उस साइड लिख दिया आपने। ठीक है, बढ़िया, कंफर्टेबल एक नंबर। ठीक, चलो अभी इधर देखते हैं, ये 2t रहने दो वैसे ही। इधर से क्या कॉमन आ रहा है हमारा? 4/3 माइनस 2, इधर से ये क्या आएगा? 1/3 कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, जी कॉमन आ गया, रो माइनस डी ले लिया भैया, अंदर आ गया भैया। पूछ निकालो इसकी जल्दी। ठीक है, चलो, तो इसमें हमें क्या चाहिए? आर स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। ये हो गया 6t डिवाइडेड बाय क्या है इधर? रो माइनस डी इंटू जी इज इक्वल्स टू अपना आर स्क्वायर। तो आर क्या हुआ भैया? आर क्या हुआ भैया? भैया सांग रे पटकन दादा। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6t डिवाइडेड बाय रो माइनस डी इंटू जी। डायमीटर पाहिजे ना, 2 इंटू आर कर। सो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6t अपॉन रो माइनस डी इंटू जी। 2 ला आतमध्ये टाक म्हणजे तो 4 झाला। किती झालं मग तुझं डायमीटर? 4 इंटू 2, 4 इंटू 6, 24 झालं ना ते। 24t अपॉन
अंडर रूट में क्या होगा ये रो माइनस डी इंटू जी. 12 आलेलं आहे. एक 2 खाली घेतलाय का, कहीं तो एक 2 है, उतना चेक कर लेना. ये वाला 2 भी नीचे जा रहा है सर. 2t था ना ऊपर, 2t चेक कर लेना. ठीक है, यहाँ पे कहीं एक जगह पे मेरे को लगता है एक जगह पे कहीं स्लाइट मिस्टेक है, लेकिन यू गॉट द पॉइंट कि भैया कैसे हमने किया है. इंपॉर्टेंट स्टेप हमारी ये है. ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ये डी वाला आंसर है इसका. कहीं मैंने 2 खा लिया होगा, वो एक बार चेक करना पड़ेगा. 6 है क्या अंदर? 6 कैसे आया भाई? 6 आया. ठीक है, एक चेक कर लेंगे, यहां से मिल जाएगा हमें. ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है भैया कि यहाँ पे 3 फोर्सेस लगे हैं. सरफेस टेंशन का, बॉयंट फोर्स और नीचे क्या लगा हमारा mg. ये 3 फोर्सेस यहाँ पे आ गए. ठीक है, ए ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने डायमीटर पूछा था. डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ r. ये 2 अंदर जाएगा तो 4. ये 12 आना चाहिए, हमारा आ गया है 24. इतना कहीं स्लाइटली अभी मिस्टेक देख लेंगे अपन, टाइम वेस्ट हो जाएगा. यू गॉट द पॉइंट. कहाँ मिस्टेक है वो बारीक सा अपन यहाँ से देख ले सकते हैं. ठीक है, चलो अपन उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कहाँ वो उसको ढूंढते बैठो, ये करो. ठीक है, अब ये नीडल वाला सेम चीज तुम नीडल वाला कर सकते हो. नीडल वाला सवाल हमने ऊपर किया था, नीडल वाला है. ठीक है, डिस्क वाला भी तुम्हें आता है. ये वाला थोड़ा अलग है, मैं समझा देता हूं तुम्हें. इसमें क्या गिवन है, एक डिस्क है और क्या है क्वेश्चन में, अ थिन मेटल डिस्क जिसकी रेडियस r है, फ्लोट्स ऑन अ वाटर सरफेस एंड बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड अलोंग द पेरीमीटर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज. मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो लिक्विड के कांटेक्ट में है हमारी डिस्क, ये यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ना क्या है, लिक्विड है. ठीक है, और ये सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल के साथ ना थीटा एंगल बना रहा है. तो ऊपर का हो गया t cos थीटा, नीचे का क्या हो गया, ये लेफ्ट का क्या हो गया हमारा t sin थीटा. ओके, उसका mg वजन नीचे लगेगा और एक अपवर्ड फोर्स F उसके ऊपर लगेगा. तो कितने फोर्स हो गए इसके ऊपर, F प्लस, अभी फोर्स निकालेंगे ना, फोर्स क्या होता है T इंटू एल कॉस थीटा आएगा ना. यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा T इंटू एल आ जाएगा इसके अंदर. फोर्स लिखना है ना, F इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन का फोर्स. तो सरफेस टेंशन का फोर्स प्लस बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू उसका खुद का वजन, दैट इज mg. तो इन्होंने क्या पूछा है, वेट पूछा है. उसका वेट कितना है, हमने कहा ft प्लस एफ भी है ना, और ft कितना है सरफेस टेंशन का फोर्स. हमने कहा t इंटू एल इंटू कॉस थीटा. 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिस्क के बाहर ही पानी रहेगा. और बॉयंट फोर्स कितना लग रहा है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द डिस्क इज w. बॉयंट फोर्स जितना वेट डिस्प्लेस होता है उसके बराबर लगता है. तो बॉयंट फोर्स इन्होंने w से बोला. ये हमारा आंसर है, TL cos थीटा प्लस w. ठीक है, सो TL cos थीटा और L को 2 पाई r पुट करेंगे. सो दिस इज 2 पाई, अपना L को T इंटू 2 पाई r cos थीटा लिखेंगे प्लस w. ये अपना आंसर है. कौन सा है, T इंटू 2 पाई r cos थीटा. T इंटू 2 पाई r, T इंटू 2 पाई r cos थीटा प्लस w. ये T होगा यहाँ पे, इधर T. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, 2 पाई r T cos थीटा प्लस w. हो, मी वेल्लोरला होतो बेटा. कब की बात है, 2015. मी पास आउट झालो आहे 2015 ला एमटेक फ्रॉम VIT वेल्लोर. मजा यायची यार, एक नंबर कॉलेज. मी कॉलेज लाईफ मिस करतो. म्हणून मला माझं इंटेन्शन काय आहे तुम्हाला हे सगळं एवढी तळमळीने सांगायचं की जेव्हा तुम्ही चांगल्या कॉलेजला जातात ना, तुमची अकॅडमिक अपब्रिंगिंग ना खूप छान होते. आमचे सर म्हणायचे यार तुम्ही माकड कॉलेजला नका जाऊ, तुम्ही चांगल्या कॉलेजला जा. माकड कॉलेज मतलब कि ऐसा बंदर निकलते वहां से, है ना. अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर, टीचर, स्टाफ, फैकल्टी, स्टूडेंट, एटमॉस्फियर, कैंपस एक नंबर, एक क्लास होता है. एक नंबरच शब्द आहे त्याला. चांगल्या कॉलेजचं वातावरण कसं असतं, एक नंबर. याचा PDF आहे ना, PDF मी इकडे टाकणार आहे टेलिग्राम चॅनलवर. तुम्हाला याचं PDF टेलिग्राम चॅनलवर भेटेल. ठीक है, चलो. तो अभी ये स्क्वायर फ्रेम का देखो एक बार रिपीट हो गया. अभी 2 ग्लास प्लेट जो है जिसका एरिया है, अपन ये सवाल कर लेते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86. कौन से ईयर का अपन सॉल्व करने के बाद देख लेंगे. ठीक है, 2 ग्लास प्लेट है जिनका एरिया इतना गिवन है. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 2 ग्लास प्लेट दिखा देते हैं अपन. ये पहली ऊपर एक ग्लास प्लेट है और ये नीचे एक ग्लास प्लेट है. ठीक है, जिनका एरिया कितना गिवन है, इन दोनों प्लेट का एरिया 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर थिक वॉटर, त्याच्यामध्ये ना पाणी फसलंय, उसके बीच में पाणी है. जसं आपण ग्लासच्या टेबलवर पाणी सांडलं, त्याच्यावर एक काचेचा ग्लास ठेवला आणि तो ओढायला खूप एफर्ट्स लागतात ना, कारण की त्याच्यामध्ये कोहेसिव फोर्स है, वो त्या दोनों प्लेट को चिपका के रखता है.
ठीक है। तो इसके अंदर पानी है भैया, इधर इतना पानी भरा हुआ है इसके अंदर, इतना या 2 प्लेटच्या मध्ये काय एवढं पाणी आहे, ठीक आहे। द सरफेस टेन्शन ऑफ द वॉटर इज, त्या पाण्याचं सरफेस टेन्शन दिलेलं आहे त्यांनी 70 इंटू 10 टू द पॉवर -3 न्यूटन पर मीटर। फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस 2 ग्लास। आता पाणी काय करेल, वरच्या आणि खालच्या प्लेटला पकडून ठेवेल आणि त्यांच्यावर एक फोर्स लावेल आणि त्यांना सेपरेट करण्यासाठी आपल्याला थोडं एफर्ट लावावं लागतील, फोर्स लाव, किती फोर्स लावावं लागेल ते विचारलंय त्यांनी। तो आपल्याकडे फॉर्म्युला काय तो लावायचा काय फॉर्म्युला अपने पास, T इज इक्वल्स टू F अपॉन L, सो T इंटू L इज इक्वल्स टू F लिहिणार आपल्याला, हे आन्सर आहे आपलं। आता वर पण प्लेट आहे खाली पण प्लेट आहे, 2 सरफेस कॉन्टॅक्ट मध्ये झाले ना पाण्याच्या, म्हणून याला पण 2 ने मल्टिप्लाय केलं। आता इथे प्रश्न आहे सर लेंथला काय लिहायचं इथे, तर बघा आता आपल्याकडे काय एरिया, याचा एरिया दिलाय ना, एरिया काय असणार, ती लेंथ इंटू थिकनेस T, याची लेंथ L है, यहां से यहां तक L आणि T थिकनेसचं पाणी याच्यात, तो टोटल एरिया किती ऑक्युपाय झालेला आहे L इंटू T। मग L पाहिजे ना आपल्याला, तो एरिया अपॉन T त्याला लिहिणार आपण L, इथे सबस्टिट्यूट करू मग, सो 2T इंटू L ला काय लिहिणार आपण, L ला लिहिणार A अपॉन T, हे आला आपला आन्सर F। तर 2 ने का मल्टिप्लाय केलं आणि लेंथला एरिया बाय T काय लिहिलं, हीच तर खरी कॉन्सेप्ट आहे आणि हे तर क्वेश्चन वरून होती। बघा जेव्हा मी तुम्हाला कॉन्सेप्ट शिकवली त्याच्यामध्ये याचा कुठे संदर्भ आला का, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट आया क्या, वो तो क्वेश्चन सॉल्व किया तब जाके यहाँ पे समझ में आया कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया ना तो ऐसा कुछ लिखना होता है, म्हणजे तेव्हाच समजेल काही कॉन्सेप्ट ना क्वेश्चन वरून क्लिअर होतात। लॉंग स्टोरी शॉर्ट, काही कॉन्सेप्ट थेअरीवरून क्लिअर होतात, खूप कमी कॉन्सेप्ट थेअरीवरून क्लिअर होतात आणि बऱ्याचशा कॉन्सेप्ट आहे ना ते क्वेश्चन सॉल्व करण्यावरून येतात। तर बाबांनो माझं हेच तुम्हाला म्हणणं आहे की तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं आहे टेस्ट सिरीज। हा मी विकतोय म्हणून मी काय त्याची मार्केटिंग करतोय असं नाही, तुम्हाला जिथे वाटते ना तिथे जा, तुम्ही जिथे क्लास लावलाय तिथे टेस्ट सिरीज घ्या, त्या सरांना सांगा टेस्ट सिरीज घ्या, कुठे ऑनलाईन तुम्ही कोणत्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर आहात तिथे टेस्ट सिरीज द्या, पण टेस्ट सिरीज पाहिजे, नसेल तर मग आपली आहे ना आपली लावा, तुम्ही ऍपवर डाउनलोड करा आणि त्याच्यावर टेस्ट सिरीज 1 मार्च पासून चालू करा, सरळ सरळ गणित आहे, ठीक आहे। तुमचे 200 रुपये दिले मी पण खूप असं काही मोठा होणार नाही, पण एखाद्याची व्हॅल्यू असेल त्याला म्हणतात स्किन इन द गेम, तेव्हा एक इम्पॉर्टन्स एक सिरियसनेस असते, सगळं फ्री मध्ये मिळालं त्याची सिरियसनेस नसते, ठीक आहे। ओके चलो, हा यस पीसीएम, पीसीएमच असतं, VIT ट्रिपल एक्झाम विषयी कोणीतरी विचारत होतं, पीसीएमच असतं। बरं ठीक आहे, त्याचा आन्सर काढू आपण। सो 2 इंटू सरफेस टेन्शन किती आलं याचं 70 इंटू 10 टू द पॉवर -3 इंटू एरिया किती आहे भैया, एरिया 10 टू द पॉवर -2, बरोबर लिहितोय ना आपण, हा नाही तर बोलता बोलताना कधी कधी काय होऊन जातं, मिस्टेक होऊन जातं। 10 इंटू 10 टू द पॉवर -2 हे एवढा फोर्स लागेल, हे कट झालं भैया एवढं, ठीक आहे, 1 0 याचा उडालेला इथून, तो भाई 14 इंटू 10 टू द पावर -3 था या +3 था भैया, अब ये चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं सॉल्व करते वक्त, -3 है, ये क्या है कुछ किस प्रकार से, सो 2 है 70 इंटू 10 टू द पावर -3 है, और यहाँ पे ये लिखा ना -2 क्यों लिया वापस से, एक्स्ट्रा हो गया ना वो -2, तो 2 इंटू टी कितना है 70 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एरिया एरिया एरिया, मला डाऊट आहे की हा सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये असावा, ठीक है, आंसर नहीं आला तो सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये असेल, ठीक है। सो उसको -2 लिखा और डिवाइडेड बाय टी, थिकनेस सेंटीमीटर में, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया वो, है ना। ओके, तो इसको काट दिया अपन ने, और ये कितना आ रहा है हमारा, एक शून्य पण उडाला बेटायचं, याला 14 इंटू 10 टू द पावर -3, हाँ बरोबर, इधर ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +3, ये एडजस्ट होके आंसर इसका आएगा 14 न्यूटन, ठीक है। म्हणजे हा 2025च्या आसपासचा क्वेश्चन असणार आहे, त्याच्यावरच मिस्टेक झालेला आहे। सो आय विल मेक शुअर की नेक्स्ट टाइम यार, खूप यार कसं होतं 2-4 मिस्टेक आता होणारच, एवढी मोठी मेहनत करतोय ना, तो ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहेगी, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन ही होते क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वो क्या ऐसा फिर मी तोंड घशी पड़तो मग, ठीक है, आंसर नहीं आला तो सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ओके हाँ जी, चलो इधर किधर, हाँ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वेअर फ्रेमचा, हाँ डोळे बंद करून करणार तुम्ही। स्क्वेअर फ्रेमला मला सांगा आता किती सरफेस लिक्विडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, स्क्वेअर फ्रेम है बाहेरचा पण आणि आतमधला पण, तो ये 2 सरफेस कॉन्टॅक्ट में हुए ना उसके, तो वहां पे हम सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी केलेला है अपन,
कॉइन म्हणजे डिस्क आहे, त्याला तसंच करायचं. ठीक आहे, तो 1-2 क्वेश्चन आणि तुम्हाला होमवर्कला त्याच पॅटर्न मध्ये 1-2 क्वेश्चन. ठीक आहे, 1-2 नाही 4-5 चांगलेच मस्तपैकी ठेवलेत तुम्हाला. ठीक है, ओके चलो ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट लास्ट पड़ाव इसका आज के सेशन का कवर करेंगे, जिसका नाम है सरफेस एनर्जी. क्या है इसका नाम? सरफेस एनर्जी. आज 2 टॉपिक हो जाएंगे, कल मॉर्निंग में अपन 2 टॉपिक कवर कर लेंगे. तो ये और सरफेस एनर्जी, और कल आएगा कैपिलरी और हमारा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड. ठीक है, चलो सरफेस एनर्जी समझते हैं. तो क्या होता है, एक सीधा अपन इसका ना डेरिवेशन से आते. हमारे पास क्या है ना, हमारे पास एक रिंग है. ठीक है, एक स्क्वायर फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम है, ऐसे स्क्वायर फ्रेम है, उसको बबल सोल्यूशन में अपन ने डुबाया. ठीक है, और बाहर निकाला. त्याने कसं बुडबुडे आपण उडवतो अशी फिल्म फॉर्म होते. माझ्याकडे एक अशी रेक्टँग्युलर वायर आहे. ठीक आहे, त्याला एक असं स्लाइडर लावलेलं आहे. याला उचललं, सोप सोल्युशनच्या पाण्यात टाकलं आणि असं ठेवलं, तिथं फिल्म फॉर्म झाली. ठीक आहे, इथे फिल्म फॉर्म झाली. ठीक आहे, आता ही रेक्टँग्युलर प्लेट आहे, स्लाइडर आहे इथे, हे फिल्म फॉर्म झाली. याच्या इकडे पण हवा आहे आणि याच्या इकडे पण हवा आहे. म्हणजे ह्या फिल्मचे एअर सोबत किती सरफेसेस कॉन्टॅक्ट मध्ये? 2 सरफेसेस कॉन्टॅक्ट मध्ये. बरोबर, ओके. मग आता काय केलं, याच्याकडे ना आली एनर्जी, सरफेस एनर्जी, आणि त्याचं एक एक्सप्रेशन आपल्याला पाहिजे. ठीक आहे, तो सरफेस एनर्जीचं एक्सप्रेशन येतं T इंटू डेल्टा ए. ठीक आहे, मी डिराईव्ह नाही करत बसत, आपण काही बोर्डाची एक्झाम देत नाही आता. ठीक आहे, तो बेसिकली काय, आपण याला ओढलं, जेवढं मी वर्क डन केलं, इसको जब हमने यहां से खींचा, F फोर्स लगा के यहां तक, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी. एरिया वाढला म्हणजे सरफेस एनर्जी वाढणार. मग मॉलिक्युल्स डिस्टर्ब झाले, पोटेन्शियल एनर्जी वाढली त्यांची. मग जशी स्प्रिंग ओढल्यानंतर सोडून देतो, स्प्रिंग परत येते ना, तर हे मॉलिक्युल परत ह्या स्लाइडरला मागे घेऊन येतील. याच्यावरून कळालं की त्यांच्याकडे सरफेस एनर्जी जास्त झाली आणि ते सरफेस एनर्जी स्वतःहून स्वतःची सरफेस एनर्जी कमी करतात. ठीक आहे, म्हणजे त्यांच्याकडे सरफेस एनर्जी असते, त्यांचा एरिया चेंज केला की सरफेस एनर्जी वाढते, मग ते कमी करायचा प्रयत्न करतात. तर किती सरफेस एनर्जी त्यांच्याकडे असते? E = T इंटू डेल्टा ए, एवढी सरफेस एनर्जी त्यांच्याकडे असते. ठीक आहे, डेल्टा ए काय? किती एरिया आपण ओढला, कितीनी चेंज केला. ठीक आहे, इथून एवढा ओढला, एवढा एरिया चेंज केला ना मी, दॅट इज डेल्टा ए. दिस इज डेल्टा ए. ठीक आहे, ही झाली कॉन्सेप्ट. आता याचे कॉम्प्लिकेशन्स आपण आता क्वेश्चन वरून कंप्लीट करू. ठीक आहे, सरफेस एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? सरफेस टेन्शन इंटू डेल्टा ए. इंटू कधी याला आपण 1 नी मल्टिप्लाय करणार, कधी याला 2 नी मल्टिप्लाय करणार, डिपेंडिंग अपॉन, जसं की या फिल्मचे 2 एअर सोबत सरफेसेस कॉन्टॅक्ट में, फ्लुइडचा एअर सोबत किती सरफेसचा कॉन्टॅक्ट आहे तेवढं आपल्याला बघायचं असतं. हे केअरफुली याच्यात जर केलं तर हा चॅप्टर सारखा इझी चॅप्टर कुठे नाही आपल्याला. ठीक है, चलो हाँ जी, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ना, ये डेल्टा टी कैसे पुट करना है, क्या पुट करना है. ठीक है, चलो सीधा मैं क्वेश्चन पे लेकर जाऊंगा तुम लोगों को और सिखाऊंगा वहां से. ठीक है, कुछ ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें. ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है. मी जस्ट काढत होतो, आता सांगतो तुम्हाला नंतर. आता पहिले शिकवतो, मग किती नंबर ऑफ क्वेश्चन, काय कॅल्क्युलेशन, अनालिसिस ते पण डिस्कस करू. एक मोठा ड्रॉपलेट आहे. आता 2 गोष्टी येतील आपल्याकडे, एक ड्रॉपलेट येईल आणि एक बबल येईल. ठीक आहे, ड्रॉपलेट आणि बबल मध्ये फरक समजतो का तुम्हाला? ड्रॉपलेट, ठीक है, एंड बबल. ठीक है, तुम लोग ज्यादा मराठी में कंफर्टेबल हो या हिंदी में कंफर्टेबल हो, मुझे एक बार बता देना, मतलब उस हिसाब से मैं चलूंगा. सो आई एम कंफर्टेबल इन ऑल 3 लँग्वेजेस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. जी तुम्हाला कंफर्टेबल सुटेबल असेल मला कमेंट मध्ये सांगा, म्हणजे त्या डायरेक्शन मध्ये. ठीक है, क्योंकि जनता जनार्दन ही यहाँ पे क्या है, राजा है, तो वो जो बोलेगी उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा. हमें एक लगेगा हम हमारे हिसाब से चलेंगे, वैसा नहीं, तुम लोग बोलोगे तुम्हारे हिसाब से अपन चलेंगे. ठीक है, हिंदीमध्ये कसं मग सगळ्यांनाच समजतं, म्हणून आय प्रेफर मोस्टली इन हिंदी. मराठीत असेल तर एक नंबर, मराठीत आपली मातृभाषा आहे भैया, मराठीतच एकदम. जय महाराष्ट्र. चला चालू करू मग. बघा आता ड्रॉपलेट मध्ये काय आहे, ड्रॉपलेट म्हणजे आतमध्ये पण पाणी आहे, अंदर भी पानी है भैया. ठीक है, और बबल क्या है? बबल मतलब अंदर एयर है और बाहर एयर है. जेव्हा बबल येईल म्हणजे त्या डेल्टा एला 2 नी मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला, आणि जेव्हा ड्रॉपलेट येईल तेव्हा काही मल्टिप्लाय नाही करायचं, म्हणजे त्याला 1 नी मल्टिप्लाय करणार, असं करू. क्योंकि अंदर वाटर है ना, तो बाहर ही सिर्फ एयर है, इसके फक्त बाहर एयर है, आतमध्ये त्याचं वॉटर है, इथं लिक्विड है, लिक्विड. तो एयर के साथ सिर्फ एक सरफेस कॉन्टैक्ट में है. बबल का अंदर और बाहर एयर है, तो 2 सरफेसेस कॉन्टॅक्ट में. हा आतमधला हा, आणि हा बाहेरचा एयर सोबत कॉन्टॅक्ट मध्ये. ठीक आहे, काय रोल त्याचा आता क्वेश्चन करू आपण. त्याच्या आधी एक स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. एक बड़ा ड्रॉपलेट है भैया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए. ठीक है, और छोटे छोटे बूंदे यहाँ पे बन गए. एक मोठा ड्रॉपलेट होता R रेडियसचा,
जेव्हा तो स्मॉलर ड्रॉपलेटमध्ये कन्वर्ट होतो, आणि याचे तर ढीगभर क्वेश्चन पडलेले आहेत भाई, लक्ष दे तू प्रॉपर एकदम, ठीक आहे. इकडे तिकडे सगळं होत राहील. हा जर क्वेश्चन आला ना, मला तू थँक्यू म्हणशील, आणि येणार 100%. या क्वेश्चनची मी गॅरंटी घेतो. गॅरंटी ठीक है यार, घेतो गॅरंटी, येईलच हा क्वेश्चन, लक्ष द्या तुम्ही, ठीक है. तो क्या है, जब ये यहां से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटेगा तो इसकी एनर्जी हमें पूछते हैं, और वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ना हमें रेडियस लगते, आपल्याला रेडियस लागते, ठीक आहे. तर एक कॉन्सेप्ट याच्या मागे आहे, व्हॉल्यूम त्याचं जेवढं आधी होतं आणि आता जेवढं व्हॉल्यूम आहे ते इक्वल असणार आहे. तो व्हॉल्यूम बिफोर इक्वल टू व्हॉल्यूम आफ्टर, हम ऐसा करेंगे. व्हॉल्यूम बिफोर म्हणजे तो स्प्लिट व्हायच्या आधी त्याचा व्हॉल्यूम जेवढा होता, आणि ते छोटे छोटे तुकडे झाले, त्याचे छोटे छोटे तुकडे नाही झाले, छोटे छोटे ड्रॉपलेट झाले सर, त्याच्यानंतरचं त्याचं व्हॉल्यूम आहे ते इक्वल आहे. मग ते मोठ्या स्पिअरचं व्हॉल्यूम काय, 4/3 पाय आर क्यूब, स्पिअरिकल शेपचं व्हॉल्यूम असतं. असे एन ड्रॉपलेट्स आहे समज, एकाची व्हॉल्यूम काय असेल, 4/3 पाय आर क्यूब. आयडेंटिकलच ड्रॉपलेट देतील, असं होणार नाही की एकाची रेडियस छोटी एकाची मोठी. तसं दिलं तर मग ते AI ने सॉल्व्ह करावं लागेल, चॅट जीपीटीला देऊन, ठीक आहे. सिलेबसच्या बाहेर जाईल ते, ठीक आहे. आयडेंटिकल ड्रॉपलेट्स आहे, एकाचं व्हॉल्यूम एवढं, आणि असे किती आहे, एन केलं. इथून 4/3 पाय कट होऊन जाईल तुझा. आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन इंटू स्मॉल आर क्यूब येईल. तुला आर आणि स्मॉल आरचं रिलेशन इथून मिळेल. मग क्वेश्चन मध्ये कधी इथे 128 असतील, कधी 512 असतील, कधी 64 असतील, कधी 24, कधी 27 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इथं फॉर्म होतील असं दिलेलं असेल. आपण एन कन्सिडर केलं त्याला. मग आता बघ, याला जर मी क्यूब रूट घेतलं, काय घेतलं, क्यूब रूट. हे बघा, बऱ्याच जणांना कॅल्क्युलेशन मध्ये मिस्टेक होते, मला असं वाटतं की त्यांना पण आपण सांगितलं पाहिजे. तर यहाँ पे n टू द पावर 1/3 लिखेंगे. आर इज इक्वल्स टू एन टू द पावर 1/3. क्यूब रूट घेतला ना, याच्याकडे 3 होता का, मग त्याला 1/3 टाकला, सिंपल, ठीक है. चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. आता हे झालं व्हॉल्यूमचं. आता एनर्जीचं कॅल्क्युलेशन कसं आहे ना, ठीक आहे. आता त्याच्याकडे जर एनर्जी आहे, हा एवढा मोठा जर ड्रॉपलेट आहे, ठीक आहे, हा एवढा मोठा जर ड्रॉपलेट आहे, त्याचे जर छोटे छोटे तुकडे झाले, छोटे छोटे तुकडे झाले, ठीक आहे, किंवा मग छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आहेत, त्याचा मिळून एक मोठा ड्रॉपलेट झाला, तर या दोन केसमध्ये काय होतं हे पहिले समजून घेऊ, मग आपण एनर्जी कॅल्क्युलेशनला जाऊ, ठीक आहे. मागे लिहिलेलंच होतं ना सर. हा, आता या प्रोसेसमध्ये एक मोठा ड्रॉपलेट जर छोट्या छोट्या ड्रॉपलेट मध्ये जेव्हा कन्वर्ट होतो, तेव्हा काय लिहिलं बघा बरं, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम डिक्रीजेस. मोठा ड्रॉपलेट जेव्हा छोट्या छोट्या ड्रॉपलेट मध्ये होतो ना, त्याचं जे काही टेम्परेचर आहे थोडं कमी होऊन जातं, ठीक आहे. का, कारण की एनर्जी गेट्स ऍब्झॉर्ब इन इन्क्रीजिंग द सरफेस एनर्जी. तो एनर्जी काय होते याच्यामध्ये, ऍब्झॉर्ब होते. आणि याचं एक्झॅक्टली उलट झालं तर, छोटे छोटे ड्रॉपलेट पासून एक मोठा जर स्पियर बनला, तर याची जी एनर्जी है वो थोडी कम होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा. म्हणजे एनर्जी वेगवेगळी आहे, कारण की यांचे सरफेस एरिया वेगवेगळे आहेत. जर तुम्हाला कोणी विचारलं सरफेस एरिया कोणाचा जास्त आहे, तर यांचा मिळून जर सरफेस एरिया काढला तर यांचा सरफेस एरिया जास्त येतो. याचा जर टोटल सरफेस एरिया काढला तर याचा सरफेस एरिया थोडा कमी होतो. मग सरफेस एरिया चेंज झाला तर एनर्जी लिबरेट होईल किंवा ऍब्झॉर्ब होईल. एनर्जी निघेल किंवा एनर्जी ऍब्झॉर्ब होईल, ठीक आहे. जर हा इकडे बनला तर एनर्जी रिलीज होईल, मोठा ड्रॉपलेट छोट्या ड्रॉपलेट मध्ये केला तर एनर्जी ऍब्झॉर्ब होईल त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. आता बाकी क्वेश्चनमुळे, जय महाराष्ट्र, क्वेश्चन वरून सगळं, ठीक आहे. क्वेश्चनवर येऊ आणि बाकीची कॉन्सेप्ट तिथे आपण जेव्हा क्वेश्चन येईल तेव्हा कनेक्ट करू, ठीक आहे. काय 2 कॉन्सेप्ट आहेत तिथे, हे पण मी सांगून देतो. आता बघा, जेव्हा एखादी आपण वायर लिक्विड सरफेसवर ठेवतो, ठीक आहे, एक सोप फिल्म आहे, ठीक आहे. काय इथे एक सोप फिल्म आहे, म्हणजे एक वायर घेतली, साबणाच्या पाण्यात बुडवली आणि परत ती साबणाच्या पाण्यामध्ये ठेवून दिली. इथं फिल्म आहे, इथं काय आहे, फिल्म. आणि ती फिल्म मी पंक्चर केली, ब्रेक केली, ठीक आहे. तर काय होईल, ही थोड्या वेळाने ना अशी सर्क्युलर शेपमध्ये स्ट्रेच होऊन जाईल. का, कारण की आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये याच्यावर एक सरफेस टेन्शनमुळे फोर्स लागेल आणि याचा एक टेन्शन क्रिएट होईल, याच्यावर काय होईल, एक टेन्शन क्रिएट होईल. रेअरली चान्सेस आहे याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याचे, तरी वाचून घेऊ ना आपण. So for liquid surface, 1 free surface is taken and for liquid film 2 surfaces is taken. ते 1 आणि 2चं मी सांगितलं तुम्हाला. ड्रॉपलेट असेल तर बाहेरचाच एक सरफेस, आणि बबल असेल तर आत आणि बाहेरचा दोन सरफेस घ्यायचे आपल्याला. स्क्वेअर फ्रेम आहे तरी 2 सरफेस घेतले होते, रिंग होते तरी 2 सरफेसनी मल्टिप्लाय केलं होतं आपण, डिस्कला एकच सरफेसनी मल्टिप्लाय केलं होतं आपण, ठीक आहे. A soap film is formed in a wire frame. A loop of thread is lying on the film. If the film inside the loop is broken, इथं पंक्चर केली, ब्रोकन केली आपण फिल्म हाताने, ठीक आहे. then the tension in the thread, बाहेर सगळ्या डायरेक्शनला फोर्स लागेल आणि त्याच्यावर एक टेन्शन क्रिएट होईल, आणि त्या टेन्शनची व्हॅल्यू आहे 2 × TR, ठीक आहे. रेअरली यूज होईल, कधी झालं तर बघू आपण, फक्त तेवढं लक्षात ठेवा, ठीक आहे. हा पण कॉन्सेप्ट हा जेई मेन्सच्या लेवलचा फॉर्म्युला आहे, सीईटी मध्ये एकदाही विचारलेला नाही, ठीक आहे.
काय तरी लक्षात घ्या, येऊ शकतात, कारण की बरेचसे जेईचे क्वेश्चन ना सीईटी मध्ये आलेले आहेत, त्याच्यामुळे काही क्वेश्चनची जी लेवल आहे जेईची ती सीईटी मध्ये आहे, म्हणून तसाच कॉन्टेंट मी उचललेला आहे, यांचे चान्सेस पण आहेत, म्हणून आपल्याला रिस्क घ्यायची नाही. 99% जर टार्गेट आहे तर आपण रिस्क कशी घेऊ शकतो, एक एक कॉन्सेप्ट आपल्याला प्रॉपर पाहिजे सोबत. आला नाही आला ठीक आहे, पण समोर तर फॉर्म्युला पाहिजे ना आणि तो कॉन्सेप्टच नाही माहिती आणि फॉर्म्युला कुठून लावणार. बघा, दोन बबल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कोलियस, कोलियस मतलब जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने को कोलियस कहते हैं, ये फ्लूइड का टर्म है ये, ठीक है. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर देन द रेडियस ऑफ द न्यू बबल इज, ठीक है. तो ये जो दो बबल है अगर वो मिक्स होते हैं तो उनकी जो रेडियस है कंबाइन मिला के इसकी जो रेडियस बनेगी वो होगी √R1² प्लस R2². अजून एक फॉर्म्युला दिला आहे त्यांनी, इफ टू बबल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 केम इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस, ठीक आहे. हे आतमध्ये मिक्स झालेले आहेत, हे दोघं असे बाहेर मिक्स झालेले आहेत, त्यांचं टोटल जी रेडियस आहे R1 R2 अपॉन R2 मायनस R1 या फॉर्म्युलाने लावायची. आणि जर ते इंटरनली हे अशा पद्धतीने इंटरनली जर ते कोलियस कंबाईन झाले तर आपल्याला हा फॉर्म्युला लावायचा √R1² प्लस R2², ठीक आहे. बाकी जेव्हा हा क्वेश्चन येईल तेव्हा आपण डील करू, फक्त ह्या नोट्स मध्ये तुम्हाला जेव्हा रीड कराल तेव्हा ते माहित पाहिजे. चला आता सरफेस एनर्जीचे क्वेश्चन तयार, सगळे तयार. थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना यार, थोड़ा प्यार दिखा नहीं सकते तुम लोग, ठीक है. पैसे लग रहे हैं क्या तुम लोगों को, बताओ, ठीक है. लाइक करो ना कुछ वहां पे कमेंट बॉक्स पे, नए बच्चे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वो भी. चला चला पटकन लाईक शेअर सबस्क्राईब वाले, चलो चलो. स्कोर काय झाला रे, जिंकणार आपणच आहे. देखो, 2 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्क्युरी ईच ऑफ रेडियस. जास्त वेळ घेणार नाही, प्रॉपर घेऊ. जास्त वेळचा काय प्रश्न सर, 4 तास घेतलं तरी पोरं बसतील ना, त्यांना पण गरज आहे सर, पोरांनाच गरज आहे, आपल्याला काय गरज आहे, आपण सगळे वेळ सेटल झालेलोच आम्हाला तुमच्यासाठी तळमळ आहे, ठीक है. चलो यस, 2 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो अपने पास 2 स्मॉल ड्रॉपलेट्स है और वो कोलियस कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना, ठीक है, जिसकी 2 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ईच रेडियस R. प्रत्येकाची रेडियस किती होती R. बघ रे बेटा, व्यवस्थित बघा आता. टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल ड्रॉप देन द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर अँड आफ्टर. काय विचारलं आपल्याला, बिफोर अँड आफ्टर. बिफोर अँड आफ्टर काय विचारलं आपल्याला, टोटल सरफेस एनर्जी, ठीक आहे. बघ आता करायचं काय, सगळ्यात पहिले आपल्याला रेडियसचा रेशो पाहिजे, 2 स्टेप मध्ये आन्सर येणार. याचा व्हॉल्यूम घे 4/3 पाय R3, याचा व्हॉल्यूम घे, ही स्टेप नंबर 1 आपली. व्हॉल्यूम इक्वल कर 4/3 पाय R3, ठीक आहे. आणि याची रेडियसला R' नाव दे, तो त्याचा व्हॉल्यूम किती येईल 4/3 पाय R'3. एन ड्रॉपलेट असले तर एन इंटू केलं असतं. आता हे 2 येतं आयडेंटिकल आहे, 2 इंटू 4/3 पाय R3 इज इक्वल्स टू 4/3 पाय R'3. 4/3 पाय 4/3 पाय काय उरलं बघ, 2R³ इज इक्वल्स टू R'3. काय सांगितलं होतं मी, 2⁻⁴ इंटू R इज इक्वल्स टू R'. ह्या दोघांचं रिलेशन आलं, ही पहिली स्टेप. याची रेडियस आणि याच्या रेडियसचं हे रिलेशन आलं आपल्याला, ठीक आहे. आता काय करायचं आपल्याला, टोटल एनर्जी काढायची आपल्याला. कोणाची टोटल एनर्जी, बिफोर, ही बिफोरची आहे, दोघं सेपरेट होते कंबाईन व्हायच्या आधी. आणि हे काय, हे आहे आफ्टर. सो टोटल एनर्जी बिफोर किती आली, टोटल एनर्जी काय असते, T इंटू डेल्टा ए. डेल्टा ए म्हणजे आधी तर तो काही बनलाच नव्हता म्हणून तिथं फक्त ए लिहायचं, T इंटू ए. काय म्हटलं सर, फॉर्म्युला काय होता, E इज इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए. हा काय असतो, चेंज इन सरफेस एरिया. तर हा कुठे चेंज झाला, हा तर फिक्स आहे ना, हा कुठे चेंज झाला, हा तर फिक्स आहे, म्हणून याला T इंटू ए लिहू शकतो आपण, ठीक आहे. बबल आहे का ड्रॉपलेट आहे, सर ड्रॉपलेट आहे. ड्रॉपलेट आहे म्हणजे 2 ने मल्टिप्लाय करणार का, नाही. सो टोटल एनर्जी बिफोर किती आली. आता इथे 2 ने का मल्टिप्लाय करणार, कारण की या दोघांची मिळून विचारली आहे, तर T इंटू ए पहिल्याची आणि T इंटू ए दुसऱ्याची, तर तशी मिळून T इंटू ए 2 टाइम झाली. एकाची 2 वेळेस नाही घेतली. बबल असला असता तर काय केलं असतं मी, बबल असला असता तर 2 इंटू TA प्लस 2 इंटू TA. फरक समजला तुला. बघ आता याचा सरफेस एरिया लिहून टाकू आपण. टोटल एनर्जी बी ची काय आलं, 2T इंटू ए किती झाला सरफेस एरिया. व्हॉल्यूम आणि सरफेस एरिया वेगळा असतो ना. व्हॉल्यूम आहे 4/3 पाय R3, हा व्हॉल्यूम असतो, लक्षात घे. बेसिक गोष्टी, पण सिली मिस्टेक बेसिक मध्येच होत असते कधी पण. आणि सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो स्पिअरचा, 4πr². बघ एवढं डिटेल सांगतोय तुला. सो 4πr², ठीक आहे. ही बी ची झाली बिफोर. आणि आफ्टर, टोटल एनर्जी आफ्टर
किती आहे हा एक मोठा, सो त्याचा पण टी इंटू तो पण ड्रॉपलेटच आहे 4 पाय आर डॅशचा स्क्वेअर, 4 पाय आर स्क्वेअर, दोघांचं डिवाइड करून आर डॅशची व्हॅल्यू पुट करून टाकू आपण. ठीक आहे, तर मग टोटल एनर्जीचा रेशो बिफोर अँड आफ्टर, कलर चेंज करा सर, अरे एकदमच डार्क झाला तो. सो टोटल एनर्जी ऑफ ए इज मतलब बिफोर, टोटल एनर्जी बिफोर अपॉन टोटल एनर्जी आफ्टर. बघा आता बिफोरला काय लिहिणार 2t इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर, आणि याला आफ्टरला हा आला टी इंटू 4 पाय आर डॅशला काय लिहिणार तू, आर डॅशचा स्क्वेअर काय 2⁻⁻³ आर चा स्क्वेअर. ठीक आहे, आता सॉल्व्ह करायचंय फक्त. हे बघ 4 पाय उडाला आणि हा एक टी उडाला. ठीक आहे, आता इथून हा आर स्क्वेअर आणि आर स्क्वेअर उडेल जेव्हा स्क्वेअर करणार, आणि 2⁻⁻³ चा स्क्वेअर काय असणार, सिंपल आहे 2/2⁻²/3 स्क्वेअर केला ना, म्हणजे हा 2 1/3 चा आणि 2 चं मल्टिप्लिकेशन. आता वर घेऊन जायची, पॉवर 1 आहे, हे बघ 1 - 2/3, तो 1 - 2/3 किती आला 3 - 2 1 1/3, आणि खाली काहीच नाही म्हणजे 1:1, 2⁻1/3 हेच आन्सर आहे. बघ सेम 3 वेळेस. ठीक आहे, 4 वेळेस. हा एक घेऊ आता, हा वेगळा आहे. काहीतरी दिलं बघ आयसोथर्मल, जेव्हा आयसोथर्मल असं मेन्शन केलं असेल ना, म्हणजे टोटल एनर्जी बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर करायचंय तुला. तो टोटल एनर्जी बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर, ये करेंगे. बोलो यस. कितने कंजूस हो यार तुम लोग, लाइक भी नहीं करते. कमेंट बॉक्स में लाइक करने को बोला है, सिर्फ असं दूरून दूरून बघतात. एखाद्या शोरूम मध्ये टीव्ही ठेवलेला आहे आणि बाहेरून तुम्ही बघताय असं. आतमध्ये या शोरूमच्या, शोरूम के अंदर आओ, देखो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. टेस्ट सीरीज का भी वैसा है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. क्विज बघा ना, क्विज सॉल्व करून बघा ना, काय क्वालिटी एकदम प्रॉपर मिळेल का तुम्हाला अशी कुठे. ओम सावंत अलग बेटा, चल क्वेश्चन करू सॉल्व आपण. ठीक है, स्कोर सांगा रे कोणी, क्रिकेट प्रेमी. टोटल एनर्जी अपने पास क्या है, R1 R2 रेडियस है दो, एक R1 की है और ये R2 है, इसको कंबाइन किया और एक बड़ा मर्क्यूरी का ड्रॉप बना जिसकी रेडियस कितनी है R, वो हमें पूछा है. ठीक है, तो टोटल एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर करायचं. ठीक आहे, तर ऐसा याला T इंटू A1 प्लस T इंटू A2 इज इक्वल टू T इंटू A. सो T इंटू सरफेस एरिया किती है 4 पाय R1 स्क्वेअर प्लस T इंटू 4 पाय R2 स्क्वेअर इज इक्वल टू T इंटू जो बड़ा ड्रॉपलेट बनेगा उसका क्या होगा सरफेस एरिया 4 पाय R स्क्वेअर. तो 4 पाय T उडालं, R1 स्क्वेअर प्लस R2 स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर. तो R किती आला रे, अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वेअर प्लस R2 का स्क्वेअर. ये आ गया अपना आंसर. ठीक है, केव्हाचा होता 140 नंबरचा क्वेश्चन जो आहे, 140 नंबरचा क्वेश्चन जो है कब का है भैया, ये सवाल 140 2020 मोठा नंबर आहे म्हणजे ते 2020 चे, थोडा जवळचा नंबर आहे म्हणजे ते 2025 चे क्वेश्चन आहेत, असं तुम्हाला एक रफ एस्टिमेशन आहे. ठीक आहे, आता खूप दिसतील तुम्हाला, हा सेम तसा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, वर्क डन विचारतील, हे विचारतील, आइसोथर्मलचे भरपूर तुम्हाला असे क्वेश्चन दिसतील. ठीक है, आता काय एक्सेस प्रेशर मध्ये हमारे पास ना बबल और ड्रॉपलेट है. कभी हमने सोचा है कि बबल और ड्रॉपलेट का जो शेप है वो स्पेरिकल क्यों होता है, जैसे बारिश गिरती है तो बूंदे स्पेरिकल शेप की क्यों होती है, क्योंकि स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है. स्पीयरचा सरफेस एरिया सगळ्यात कमी असतो, त्याच्यामुळे स्पीरिकल शेप के ड्रॉपलेट्स बनते हैं. ठीक है, अभी ये सरफेस एरिया कम होता है, इसका क्या लॉजिक है, देखो जब बारिश होगी जो बूंदे गिरेंगी वहां से ऊपर से, तो जो बूंद है उसका जो लिक्विड का ये बाहर का सरफेस है, ये वाला सरफेस ये एयर के कांटेक्ट में होगा, तो एयर के मॉलिक्यूल कमजोर फोर्स लगाते हैं और कोहेसिव फोर्स इसका ज्यादा होगा, तो ये सिकुड़ना चाहेगा, श्रिंक होना चाहेगा, तो सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहेगा. स्पीयर का सबसे 3D ज्योमेट्री में सरफेस एरिया कम होता है. सो इसके कारण क्या होगा, अंदर के साइड में ना प्रेशर ज्यादा, दबाव बनेगा ना, ये अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहेंगे, श्रिंक होना चाहेंगे कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो अंदर एक्सेस प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर ये लिक्विड का इस शेप के कारण अंदर ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इसी को अपन एक्सेस प्रेशर कहते हैं. ठीक है, अभी लाइन बाय लाइन एक दो पॉइंट हम पढ़ लेते हैं. क्या है इसके अंदर, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस टेंशन
ड्रॉपलेट और बबल, अभी ड्रॉपलेट और बबल की बात होगी, टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्रेस द मैटर एनक्लोज्ड इट। तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, ये जो एनक्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो उसके कारण इंक्रीज होगा इंटरनल प्रेशर जो प्रिवेंट करेगा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। कब तक ये प्रेशर बढ़ेगा, जब तक ये एक प्रकार का नेट इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है बबल के और ड्रॉपलेट के अंदर, और यहाँ पे प्रेशर कम होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो कितना ज्यादा होता है अपन उसको डेल्टा पी से लिखते हैं। व्हाट इज डेल्टा पी, अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है माइनस बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसको अपन एक्सेस प्रेशर कहते हैं, दैट इज डेल्टा पी, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। चलो, तो हमारे पास मिल गया एक्सेस प्रेशर का फॉर्म्युला, पी इन माइनस पी आउट, ठीक है। अब इसमें ना बच्चों एक दोनच फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये, प्रॉपरली एक दोन फॉर्म्युले बघू आणि क्वेश्चनला लागू एकदम मस्तपैकी, ठीक है। एक दोन छोटे मोठे पॉइंट्स बघूया। जिथे असा कॉन्केव शेप असतो ना, कॉन्केव शेप ये ऐसा, ठीक है, इस साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। कॉन्केव शेप जहां पे है नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमेशा कॉन्केव साइड पे प्रेशर, जहाँ पे ऐसे एनक्लोज्ड सरफेस होता है, वहां का प्रेशर हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ऐसा प्लेन सरफेस है, नीचे लिक्विड है ऊपर एयर है, मतलब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस सेम है, ऊपर और नीचे प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस 0 हुआ, ठीक है। सेम ईयर इस साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे वाले साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और वैसे हमारा कॉन्केव शेप यहाँ पे ड्रॉपलेट के अंदर का है, तो यहाँ पे अंदर पे प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला भी देखते हैं, ये 2T/R ये कहाँ से आया है, क्या है। तो हमें क्या करना है, बबल का फॉर्मूला याद रखना है कि कोई बबल है, बबल और ड्रॉपलेट में क्या फर्क होता है, बबल के अंदर एयर होती है और बाहर भी क्या होती है, एयर होती है। तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे एयर होती है। तो इसके दो सरफेसेस कांटेक्ट में हुए एयर के साथ, दो सरफेसेस कांटेक्ट में हुए एयर के साथ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्सेस प्रेशर कितना है अंदर, उसका ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4T/R। और ड्रॉपलेट की हम बात करेंगे, ड्रॉपलेट की अब हम बात करेंगे, तो ड्रॉपलेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2T/R, ठीक है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, बबल और ड्रॉपलेट, ठीक है। तो बबल की बात करें तो बबल क्या होता है, ड्रॉपलेट से अलग कैसे होता है, तो इसके अंदर और बाहर हवा होती है, तो इसका जो इनसाइड में एक्सेस प्रेशर है वो होगा 4T/R। और ड्रॉपलेट की अगर हम बात करेंगे तो ड्रॉपलेट के अंदर तो लिक्विड होता है और सिर्फ बाहर होती है एयर, तो इसका जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड पे है वो होता है 2T/R, ये याद रखेंगे, ठीक है। और एक स्पेशल केस, ठीक है, और एक स्पेशल केस क्या है इसकी, अगर किसी भी बबल को, अगर हम किसी भी बबल को डाल देंगे किसी लिक्विड सरफेस के अंदर, तो अभी क्या होगा, बबल का बाहर एयर नहीं रहा, अभी क्या हो गया, लिक्विड हो गया, बराबर, ओके। तो जो एक्सेस प्रेशर है इनसाइड पे वो होगा ΔT/R, मतलब 2T/R प्लस ये सरफेस से जो हाइट होती है h, उसके कारण जो प्रेशर होगा ρGH, उसके कारण जो प्रेशर होगा वो होगा हमारा ρGH, ठीक है। चलो अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे। और एक पॉइंट, अगर हम एक छोटा सा बलून है और एक यहाँ पे बड़ा बलून है, ठीक है, और हमारे पास एक नॉब है, इस नॉब को हमने खोल दिया, तो क्या लगता है तुम्हें, बड़े बलून से हवा छोटे बलून की तरफ जाएगी या छोटे बबल से हवा बड़े बबल की तरफ जाएगी, क्या लगता है, ठीक है। तो हमने लिखा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, बबल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, वो क्या होता है 4T/R, ड्रॉपलेट होगा तो 2T/R। तो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस है R2, ठीक है। तो ये डेल्टा पी जो एक्सेस प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हुआ। क्या हुआ इसका मतलब ये रेडियस जिसकी छोटी है उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी जो रेडियस है वो कम है, इधर का जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ ये हवा जो लिक्विड है वो फ्लो होगा, तो छोटा बबल और छोटा होगा और बड़ा बबल और बड़ा होते जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब ये बात ध्यान में रखते हो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सेस प्रेशर के CET के PYQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन अ स्फेरिकल ड्रॉप
ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। अभी एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉपलेट का पूछा है, लिक्विड ड्रॉपलेट का पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, ये है लिक्विड ड्रॉपलेट ना, तो वो है 2t डिवाइडेड बाय आर। तो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेडियस है। सो डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये हुआ हमारा पहला ऑप्शन सही। ठीक है, तो जितनी रेडियस छोटी होगी उतना ज्यादा वहां पे अंदर पे प्रेशर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 3 times दैट ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब एक्सेस प्रेशर एक स्फेरिकल ड्रॉप का कितना है? 3 times है एक्सेस प्रेशर ऑफ अनदर ड्रॉपलेट। डेल्टा P1 इज इक्वल टू 3 times ऑफ डेल्टा P2। तो ड्रॉपलेट का सरफेस एक्सेस प्रेशर 2t बाय R1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2t बाय R2 करेंगे। तो यहां से हमें रेडियस का रेशो आ जाएगा और वहां पे फिर हम सरफेस एरिया का रेशो बता देंगे। ठीक है, तो 2t गया और यहां से हमें मिलेगा 1/3 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। रेडियस का रेशो मिल गया। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू आएगा R1 बाय R2 और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। 4 पाई कट हो जाए। ठीक है, कंबाइन मैंने रेडियस का रेशो ले लिया, स्क्वायर ले लिया 1/3 और उसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो दिट इज 1/9, 1:9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, when an air bubble rises from bottom of the lake to the surface its radius is doubled। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक बबल है, वो लिक्विड के सरफेस के अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? एक बबल है। ठीक है, वो यहां से इस सरफेस पे आ गया। ठीक है, तो उसकी जो रेडियस है कितनी हो गई? वो डबल हो गई, 2r हो गई। तो हमें इस लेक की डेप्थ पूछिए h, वो हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉल h ले लेते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है? लिक्विड के h हाइट के बराबर है, मर्क्यूरी हाइट के कॉलम के बराबर h है। ठीक है, तो रो जी एच यहाँ का प्रेशर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, काय करायचं इथे? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक आहे, इथे प्रेशर किती आहे? खालच्या साईडला प्रेशर किती आहे? एक्सेस प्रेशर 2t डिवाइडेड बाय R। ठीक आहे, इंटू वॉल्यूम किती आहे त्याचं? 4/3 पाय R क्यूब इज इक्वल्स टू P2 किती प्रेशर आहे तिथे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे P0 इंटू वॉल्यूम किती आहे? 4/3 पाय आणि ती रेडियस कितना है वहां पे? ये है 2r और उसका क्या है यहाँ पे? क्यूब है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ का जो 2t/r वो प्रेशर है, अंदर का है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना हो गया? 2t/r प्लस P0। ये इतना एक्सेस प्रेशर यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास? कुछ कॉमन लिया जाए यहाँ से। P0 को अपन क्या पुट करेंगे? रो जी इंटू एच, तो इसको पुट करेंगे हम रो जी इंटू एच इंटू ये कितना हो गया? 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब, मतलब ये हो गया 8r का क्यूब। ठीक है, और ऑलरेडी P0 हमने यहाँ पे लिया है, तो P1 को हम लिखेंगे 2t अपॉन r। ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, इंटू, तो ये हो गया हमारा P0 प्लस 2t बाय r। तो यहाँ से 4/3 काट देंगे, यहाँ से इधर से 4/3 पाई चला गया और एक r क्यूब, और यहाँ से r क्यूब चला गया, बचा हुआ लिख लेते हैं अपन। सो P0 प्लस 2t बाय r इज इक्वल्स टू, अपना ये रो जी एच है और 4/3 पाई ऑलरेडी चला गया था। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2t बाय r इज इक्वल्स टू रो जी एच और यहां से आएगा ये P0। ठीक है, तो H पूछा है हमें, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? देख लेते कैलकुलेशन के वक्त। नीचे P0 है, एक्सेस प्रेशर 2t/r, 2t/r, रेडियस r के टर्म में चाहिए। एक्सेस प्रेशर 2t/r 4/3 पाई r क्यूब, P0 इंटू 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब, r क्यूब चला गया,
एंड पी नॉट इज रोजी एच पुट कर दिया, माइनस पी नॉट आ गया 2t by r एंड दिस वन। यहाँ का प्रेशर जो है वो कितना होगा, ये जो है एक्सेस प्रेशर अंदर का और h डेप्थ के कारण कितना होगा, वो रो जी इंटू एच ये होगा, राइट। ओके चलो, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रो जी एच इज इक्वल्स टू रो जी एच प्लस 2tr इज इक्वल्स टू 8 रो जी कैपिटल एच। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा अभी। सो 2t बाय r इज इक्वल्स टू 8 रो जी एच माइनस रो जी एच। ठीक है, तो ये जो हमारा है दैट इज डेप्थ इसकी पूछी है, वो स्मॉल h इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 7 रो जी एच अपॉन रो जी। तो रो जी कैंसिल हो गया, तो इसकी हाइट आ गई हमारी 7h। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। ओके चलो, पूरे PYQ सॉल्व कर लिया है 25, 24, 23, 22 के। अभी जेई के सॉल्व करना बेटा, जेई के 25, 24, 23, 22 के सॉल्व करना, मीडियम और इजी लेवल के जो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। और मैं भी क्विज के अंदर वो ऐसे क्वेश्चन डालूंगा और तुम्हें टेस्ट सीरीज के अंदर भी आखिरी में हम जेई के सीईटी के लेवल के PYQ देने वाले हैं, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट सोप बबल ऑफ रेडियस r1 इज 2 times दैट द इनसाइड द सेकेंड सोप बबल। तो एक्सेस प्रेशर या भी जस्ट किया हमने, एक सोप बबल के अंदर का एक्सेस प्रेशर है, इट इज 2 times द एक्सेस प्रेशर इन द सेकेंड सोप बबल। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, अब यहां से रेडियस का रेशियो आ जाएगा 2t बाय r1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2t बाय r2। 2t चला गया यहां से, तो 1/2 इज इक्वल टू आ गया हमारा r1 अपॉन r2। ठीक है, और वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, v1 बाय v2 क्या होगा, r1 बाय r2 का क्यूब होगा। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो r1 बाय r2 कितना आ गया, ये 1/2 और उसका क्यूब v1 बाय v2। तो v1 बाय v2 यहां से आएगा हमारा 1:8। ऑप्शन डी इसका सही आएगा। ओके चल, so due to surface tension the excess pressure inside a smaller drop is 9 unit. If 27 smaller drops combine then the excess pressure inside the bigger drop is। तो अपने पास ऑलरेडी ऐसे छोटे छोटे कितने ड्रॉप्स है, अपने पास ऐसे 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स है और उससे अपन ने एक बड़ा ड्रॉप बनाया। ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R और छोटा स्फीयर है उसकी रेडियस है स्मॉल r। ओके चलो, तो हम यहां से क्या करेंगे, पहली स्टेप में रेडियस का रिलेशन निकालेंगे। 27 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम, एक स्फीयर का कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू 27 इज इक्वल्स टू, जो बड़ा स्फीयर है उसका होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गया, 27 r क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब, ये 3r इज इक्वल्स टू आएगा कैपिटल R। ठीक है, तो हमें क्या पूछा इन्होंने, देन द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर है बिगर ड्रॉप का वो कितना होगा 2t अपॉन कैपिटल R। ओके, और स्मॉलर ड्रॉप का कितना दिया है इन्होंने, स्मॉलर ड्रॉप का दिया है डेल्टा P ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कितना गिवन है 9 यूनिट्स है। ठीक है ओके, अब स्मॉल r को अपन 3r पुट कर देंगे, सो ये 2t इंटू अपॉन 3r आ जाएगा। सो 2t बाय r तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्मॉल ड्रॉपलेट है, 9 पुट कर देंगे, सो 9/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 यूनिट्स। ओके चलो, so what should be the radius of water droplet so that the excess pressure inside it is 72 Newton per meter square। surface tension एक्सेस प्रेशर भी कितना गिवन है 72 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन जो है वो है 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, और रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, हमें ये वाटर ड्रॉपलेट है उसकी रेडियस पूछी है। एक्सेस प्रेशर कितना होता है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, वो होता है 2t अपॉन r।
ये कितना हुआ, ये हो गया अपना 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय आर। तो आर कितना आ गया हमारा, आर आ गया 2 इंटू 72 कर दो इसको, 10⁻³ लिखेंगे और नीचे आ गया 72। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और अगर इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एयर इज पुश्ड इन अ सोप बबल टू इंक्रीज इट्स रेडियस फ्रॉम आर टू 2r। इन दिस केस द प्रेशर इनसाइड द बबल इज। अभी एक्सेस प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स डिक्रीजिंग। तो r से 2r हो गया तो एक्सेस प्रेशर p से p/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो अब ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये तुम लोग होमवर्क पे करोगे, एक्सेस प्रेशर के ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। हम पढ़ते हैं अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और एक मिनिस्कस होता है। देखो किसी भी ट्यूब के अंदर समझो हमने वाटर डाल दिया, एक काफी छोटे रेडियस की ट्यूब हमने ली जिसको अपन कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो जिस लिक्विड के सरफेस के अंदर इसको हमने डाला है उस सरफेस के ऊपर ये h हाइट राइज होगा और ये कुछ ऐसा कर्व शेप बनाएगा, और ये जो कर्व शेप है इसी को अपन मिनिस्कस कहते हैं। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज नियर द वॉल ऑफ ए वेसल एंड विच इज कर्व्ड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, इसी को हम मिनिस्कस कहते हैं। तो हमने किसी ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड डाल दिया ना, तो ये वॉल के साथ सरफेस टेंशन एडेसिव फोर्स बनाएगा, तो ये कर्व सरफेस बनाएगा। मर्क्यूरी होगा ना, तो मर्क्यूरी का मिनिस्कस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और मर्क्यूरी लेवल के नीचे ड्रॉप होता है और वाटर लेवल के ऊपर राइज होता है। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के मिनिस्कस होंगे। देखो ये वॉल है कंटेनर की, ये कर्व्ड सरफेस है और उसका ये जो एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो हम कहते हैं कि कॉनकेव मिनिस्कस जो है वो हमारा एक्यूट एंगल बनाएगा। और अगर ऐसा कॉन्वेक्स मिनिस्कस है जो मर्क्यूरी बनाता है, तो वर्टिकल के साथ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी इस कर्व्ड सरफेस को और अंदर से एंगल मेजर करना, ये वाला एंगल ये, तो दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये बनाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिनिस्कस जिसका थीटा होगा ऑब्ट्यूस। मर्क्यूरी और वाटर ये शेप है, वाटर ऐसा शेप बनाएगा। अगर ऐसा शेप है मतलब थीटा 90 डिग्री से कम है, अगर ऐसा शेप है मतलब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। कॉन्वेक्स मिनिस्कस, और इसको कहेंगे हम कॉनकेव मिनिस्कस। ठीक है, अभी यहां देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो है ये ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा सरफेस के ऊपर फैल गया है और ये जो बूंद है वो बहुत कम फैली हुई है। तो ये है हमारा मर्क्यूरी और ये है हमारा वाटर। तो वाटर का एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो किसी भी सरफेस के ऊपर ज्यादा फैलता है। मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो वो कम से कम फैलेगा, तो उसका जो शेप है वो स्फेरिकल बनेगा। तो इसके ड्रॉपलेट छोटे छोटे बूंदे, अपन ने देखा है ना कि इसकी छोटे छोटे बूंदे बनती है मर्क्यूरी की, और वाटर फैल जाता है तो वाटर स्प्रेड होता है और मर्क्यूरी स्प्रेड नहीं होता। कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसका, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसको ऑब्ट्यूस कहेंगे, और ये होता है एक्यूट। ठीक है, चलो, और ये हमने कल के लेक्चर में ही देखा था, सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है अगर हम सॉल्ट डालते हैं, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है अगर हम डिटर्जेंट डालते हैं, सरफेस टेंशन कम हो जाता है अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड एंड सराउंडिंग मीडियम। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट सिर्फ यहाँ पे सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने क्या किया, एंगल ऑफ कांटेक्ट तो समझ लिया हमने कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है भैया, लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट है, राइज करेगा। अभी ये कितना हाइट राइज करेगा उसका हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए। कैपिलरी राइज उसको हम कहेंगे। ये कैपिलरी ट्यूब है जो काफी रेडियस में कम होती है, और किसी लिक्विड के अंदर जब हम डाल देंगे तो उसके अंदर लिक्विड कितना राइज होगा उसको हम कैपिलरी राइज कहते हैं। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अभी प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर तो सेम है, यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम है, तो ये जो है अंदर ट्यूब के अंदर इनिशियली इस साइड का ना प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर लिक्विड फ्लो होता है, और जब तक ये लेवल का प्रेशर सेम ना हो जाए इस लेवल के बराबर, ये लिक्विड राइज होगा, और इसको हम कहेंगे कैपिलरी राइज H। तो प्रेशर बैलेंस करने के लिए, मतलब इस लिक्विड हाइट का जो भी प्रेशर है और वो अभी यहाँ का जो प्रेशर है वो सेम हो गया।
और वो हाइट राइज कितनी हुई, उसका फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, रेडियस ऑफ द ट्यूब, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो अब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे। ओके हाँ, तो ये हो गई बात। अगर वाटर है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम होगा, लिक्विड राइज होगा। अगर थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो वाटर या कोई भी लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज नहीं होगा। अगर ये गलत होगी डायग्राम, ये डिप चाहिए यहाँ पे, ये ऐसा नीचे चाहिए, इसका शेप ऐसा चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो कैपिलरी के अंदर वो लिक्विड क्या होगा, इस बाहर के लिक्विड के लेवल से नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ज्यूरिन्स लॉ, उसने क्या कहा, हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला आया है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r। मतलब रेडियस जितना छोटा होगा, वो जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस जितनी छोटी होगी, कैपिलरी के अंदर जो हाइट है लिक्विड की उतनी ज्यादा राइज हो जाएगी, ये उसने कहा। ओके चलो, और एक लास्ट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन बनेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना आसान है। देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ट्यूब को हम टिल्ट कर देंगे और सीधी जब ट्यूब थी, व्हेन द ट्यूब वाज स्ट्रेट, तो जो लिक्विड राइज हो रहा था उसकी हाइट तभी भी h थी, और ट्यूब को हमने टिल्ट कर दिया तो वर्टिकल हाइट अभी भी h रहेगी। बस फर्क क्या होगा, इसको थोड़ा इंक्लाइन ज्यादा स्प्रेड होना पड़ेगा टू अचीव द सेम वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल देखो, यहाँ से ये एंगल हमारा थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, आप एडजस्ट यहाँ से ये थीटा ले लेते हैं अपन, लेट्स टेक दिस एज थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। तो एडजेसेंट ये 90 डिग्री है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट h अपॉन हाइपोटेनियस इज l, ठीक है। तो कभी हमें l पूछा है तो l कैसे निकालेंगे अपन, अब वो h निकालेंगे और उसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कॉस थीटा। h कैसे निकालते हैं अपन, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर से हम h निकाल लेंगे और यहाँ से हम l निकालेंगे उसको cos थीटा से डिवाइड करते हुए। चलो क्वेश्चन करें हम अभी। पहला सवाल, कैपिलरी ट्यूब स्टैंड्स विथ इट्स लोअर एंड डिप्ड इनटू द लिक्विड फॉर विच द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। मतलब किसी लिक्विड के अंदर हमने कैपिलरी ट्यूब को डुबा दिया और उसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उस लिक्विड का उस ट्यूब के साथ वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये राइज नहीं होगा ना डिप होगा, हमने यहाँ देखा था, ठीक है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये ना राइज होगा ना फॉल होगा। थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो ये राइज होगा, 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये क्या होगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है वो बताइए। एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिक्रीज इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पहला ही गलत निकला। टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पहला ही गलत मिला हमें। वाटर राइजेस टू अ हाइट 10 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब, it will rise to a height which is much more than 10 centimeter in a very long capillary tube if the apparatus is kept। अभी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर वाला जो फॉर्मूला है, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड 10 सेंटीमीटर राइज हो रहा है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर से ज्यादा कब राइज होगा, कौन से कंडीशन में, ये हमें बताइए। अभी देखो h किसके ऊपर डिपेंड है, सरफेस टेंशन बढ़ा तो h बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू कम हुई तो h बढ़ेगा क्योंकि cos थीटा बढ़ेगा तो h थीटा कम हो जाता है। डेंसिटी बढ़ गई तो h कम होगा, g की वैल्यू बढ़ गई तो h कम हो जाएगा, g की वैल्यू बढ़ गई तो h कम हो जाएगा। तो g की वैल्यू अगर हम कम कर दें तो h ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा केस है इसमें, तो g की वैल्यू सरफेस ऑफ द मून पे काफी कम होती है, तो g की वैल्यू सरफेस ऑफ द मून पे कम हो गई तो वहां पे ये जो 10 सेंटीमीटर है उससे ज्यादा ये क्या हो जाएगा, राइज होगा। नॉर्थ पोल पे नहीं, इतना नहीं बढ़ेगा जितना मून के ऊपर बढ़ेगा। लिफ्ट का क्या है, देखो लिफ्ट का, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, आगे सवाल है एक दो इसके ऊपर, लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो g की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट करेगी, ऊपर जाते हुए तो एक्सेलरेट कर रही है, या अगर नीचे जाते हुए तो एक्सेलरेट कर रही है, तो g की वैल्यू है ना वो कम हो जाती है।
तो जी की वैल्यू अगर कम हो गई तो एच यहाँ पे ज्यादा राइज बताएगा और यहाँ पे कम राइज बताएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉल हो जाएगा वो एक्चुअल लेवल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, देखो वाटर राइजेस अप टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब अपॉन on the surface of the earth, the value of h will increase if the experimental setup is kept in। कहाँ पे रखेंगे अपन इसको, h की वैल्यू बढ़नी चाहिए, पहले सरफेस पे इतनी थी, अगर कहाँ रखोगे तो उसकी जो हाइट है वो ज्यादा बताएगा किसी लिक्विड सरफेस के अंदर, तो उसके अंदर लिफ्ट के अंदर डाल दो, और लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो g की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और h कम होगा, और अगर लिफ्ट नीचे जाएगी g की वैल्यू कम हो जाएगी और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इन द ट्रेन। ठीक है, चलो, टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर डिप्ड इन वाटर, द राइज ऑफ वाटर इज। The two capillary tube of different diameters are dipped in water. The rise of water is 0 in both case, more in tube with larger diameter. अभी रिलेशन लगाओ, T cos theta upon rho g r, r is inversely proportional to h है, बराबर, तो रेडियस जिसकी कम होगी वहां पे ज्यादा राइज होगा। ठीक है, तो कैपिलरी राइज, द राइज ऑफ वाटर इज मोर इन द ट्यूब ऑफ लेसर डायमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हेलो हेलो, बहुत लेट जुड़ रहे बच्चे, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेना। ओके, मैंने बहुत ग्राउंड कवर किया इसके अंदर। देखो अभी न्यूमेरिकल वाले सवाल करते, थ्योरेटिकल सवाल हो गए यहाँ से, अभी न्यूमेरिकल वाले सवाल करते हैं। क्या है, टू कैपिलरी ट्यूब A and B of the same internal diameter are kept vertically in a two different liquids। तो हमारे पास दो कैपिलरी ट्यूब्स है, ये पहली एक ट्यूब है और ये दूसरी ट्यूब है, A and B। ठीक है, और इनका ना डेंसिटीज का रेशो हमें दिया है, सेम इंटरनल डायमीटर, इसका भी डायमीटर D है, इसका भी डायमीटर D, मतलब रेडियस भी सेम हो जाएगी, दोनों ट्यूब की रेडियस सेम है। डेंसिटी का जो रेशो है वो 4:3 है, डेंसिटी पहले की और दूसरे की जो है वो 4/3 रेशो में है। सरफेस टेंशन ऑफ द टू लिक्विड आर इन द रेशो T1 अपॉन T2, इनका जो रेशो है वो है 6/5 का। देन द रेशो ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी A टू कैपिलरी B, H1 अपॉन H2 का रेशो कितना होगा ये हमें पूछा है। तो क्या करेंगे, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना, H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन रो GR। अब इसको रिलेशन में लिखेंगे अपन, क्या रिलेशन होता है, H इज, और क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, रेडियस कांस्टेंट है, छोड़ दिया उसे, G की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में अगर कुछ बात नहीं की तो वो भी अज्यूमिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नियरली सेम, ये भी सेम हो गया, इसको हटा दिया। 2 एक नंबर है, उसको भी हटा दो। तो यहाँ पे क्या बदल रहा है, सरफेस टेंशन एंड रो, तो हम लिखेंगे H1/H2 इज इक्वल्स टू T1/ρ1 इंटू नीचे T2 और ρ2 ऊपर आ जाएगा। सो T1/T2 का क्या रेशो दिया है, 6/5, एंड ρ1/ρ2 का है 4/3, ये ρ2/ρ1 है, दैट इज 3/5 आ जाएगा ये। ठीक है, 3/4 है सर, 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, 9:10 अपना ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट। काय म्हणतोय प्रणव, यस प्लीज टेल मी, काय सांगायचं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्लास एंड वाटर इज 0 डिग्री एंड वाटर राइजेस इन द ग्लास कैपिलरी अप टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी राइज हो रही है इसकी, 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा गिवन है हमारा 0 डिग्री। अनदर लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 2T, पहले वाले का कितना गिवन था, कुछ गिवन नहीं था। ठीक है, हाँ सरफेस टेंशन T गिवन था पहले वाले का। अभी जो दूसरा है अनदर लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इसका है 2T, सरफेस टेंशन 2T है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री का है, एंड रिलेटिव डेंसिटी इसकी 2 है, मतलब इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी डेंसिटी 2 रो है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी 2 का मतलब 2 गुना ज्यादा है उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो क्या पूछा है हमें,
विल राइज द सेम कैपिलरी अप टू हाइट, मतलब ये H1 है, हमें H2 पूछा है, ठीक है। तो चलो अपन पहले H का फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, क्या डेटा हमें मिलता है वो हमें पता चल जाएगा यहां से। तो H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां से H कितना गिवन है 6 इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा cos 0 1 हो गया, डेंसिटी रो जी और इसकी जो रेडियस है वो हम r लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें r रेडियस मिल जाएगी क्योंकि ये ट्यूब भी सेम रेडियस की है, ठीक है। और हमें h हाइट पूछा है तो यहां से r आ गया बच्चों अपना। डेंसिटी इसकी 1 पुट करेंगे अपन और वो 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा r इज इक्वल्स टू 2t अपॉन 6g, ठीक है। ये रेडियस आ गई। अभी हम दूसरे के लिए सेम फॉर्मूला लगाते हैं, ये H1 हो गया, अभी H2 के लिए H2 इज इक्वल्स टू 2t cos 60 डिग्री और ये t को अपन 2t पुट करने वाले, सरफेस टेंशन डबल है इसका, ठीक है। और डेंसिटी को अपन 2 पुट करेंगे, ये g एंड रेडियस, ये वैल्यू अपनी आ जाएगी यहाँ से 2t अपॉन 6g, ओके। पुट करेंगे, H2 हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4t cos 60 इज 1/2 अपॉन ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू ये 2t और 6g ऊपर चला गया, ठीक है। ये 2 इंटू 2 4 ने 4 को काट दिया, तो जो H2 अपना है, H2 t की वैल्यू, और t भी कट हो गया, बढ़िया, t भी कट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये 60 डिवाइडेड बाय, नीचे है 10, 60 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, ये आ गया हमारा 3। तो H2 आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, इसमें ये राइज करेगा, ठीक है। ये MST CET के सभी PYQs है बेटा, CET के ही PYQs है ये। इस पूरे प्रेजेंटेशन में तुम्हें CET के ही PYQs मिलेंगे, ओके। पूरे CET के PYQ किए हैं और जितने भी 10 साल के पूरे PYQs इसके अंदर मैंने कवर किए। मैं तुम लोगों को डेटा बता दूं एक बार कि कितने PYQs इस प्रेजेंटेशन में है। तो टोटल जो है कैपिलरी के 60 क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए हैं मैंने। और जो दूसरा आज मैंने पढ़ा है कैपिलरी और एक्सेस प्रेशर के 20 क्वेश्चन और कैपिलरी के टोटल 80 क्वेश्चन है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन बना तो मेरे को जिम्मेदार ठहराना, तुम एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनेगा। तुम्हें बस ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा तुम्हें सरफेस टेंशन में कुछ नहीं करना है, कैपिलरी और एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो, ठीक है। और हर प्रेजेंटेशन में सभी PYQs मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये इसी प्रकार के सवाल है, 1-2 सॉल्व करेंगे। तुमने इसके पहले स्टार्टिंग से देखना बेटा, अगर स्टार्टिंग से नहीं देखा होगा तो वो स्टार्टिंग से देख लेना पूरा। सभी PYQs मैंने तुम लोगों को समझाए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, सिमिलर पैटर्न के सवाल उसके नीचे तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगले टाइप का सवाल जहां पे हमें मास पूछा है। So water rises in a capillary tube of radius r up to a height h. The mass of water in a capillary is m. The mass of water that will rise in a capillary of radius r/2. तो हमें पता है h is equals to हमारे पास है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है। तो ये जो हाइट राइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मास का फॉर्मूला एक बार हम लिखेंगे, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर। सो ये डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये h है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ओके। तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे h1/h2 इज इक्वल्स टू r2/r1। तो कितना हाइट h यहाँ पे जा रहा था और उसका जो मास है कितना था, m। तो हमने देखा कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू h एंड h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो इसको 1/r लिख सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2। r1 कितना है, r1 इज r, r2 कितना है, r/3 है, m1 इज m और m2 इज m2। तो m2 हमें निकालना है, r चला गया तो m2 इज इक्वल्स टू m अपॉन 3, तो m/3 आ रहा है ना, हाँ 3 ऊपर गया, ये m/3, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही आएगा, ओके। अभी वो जो इंक्लाइन किया था ना हमने, ये वाला कॉन्सेप्ट, उसका एक सवाल करते हैं। यहाँ पे कहा गया ये वाला, ठीक है, ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया तो
ये लेंथ कितनी होगी या एच हाइट कितनी होगी उसका सवाल करते हैं हम। चलो कहाँ है भाई, हाँ ये यहाँ पे, ओके ये वाला। अ ग्लास कैपिलरी ऑफ रेडियस एंड इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है और वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और किसी सरफेस के अंदर इसको हमने रखा था, ठीक है, और कुछ लिक्विड इसका राइज होगा। द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द कैपिलरी इज, तो ये एच हाइट कितनी राइज होगी इसके अंदर ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ डेटा गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्लास कैपिलरी रेडियस गिवन है, तो h इक्वल टू लिखेंगे 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है। तो हाइट कितनी राइज होगी ये पूछा है। अभी इन्होंने कंफ्यूज किया, हमें क्या कंफ्यूज किया है कि यहाँ पे हमें कुछ और डेटा क्या गिवन है वो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी रेडियस, तो हमारे पास रेडियस गिवन है, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू है 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, द ग्लास ऑफ रेडियस इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री विद वर्टिकल, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी, सरफेस टेंशन इतना, एक्सेल जी की वैल्यू इतनी, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री का है, तो यहाँ पे 60 नहीं पुट करेंगे अपन, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 0 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री इसका इंक्लिनेशन एंगल है, ये थीटा यहाँ पे एच हाइट में क्या होता है, ये जो सरफेस है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। वो कितना गिवन है, इन्होंने 0 लेने को कहा है, तो इसको लिखेंगे 0, तो ये आ जाएगा 1। डेंसिटी कितनी गिवन है, लिक्विड वाटर होता है 1000 होती है, जी की वैल्यू 10, और रेडियस कितनी गिवन है 0.35 mm, मतलब है 35 इंटू 10 टू द पावर -2 और मिलीमीटर का -3, ये करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सेस उल्लू बनाने के लिए जानकारी दी, ये 60 डिग्री। अगर वो लेंथ पूछते ये एल लेंथ कितनी है तो वो फिर निकाल लेते ना अपन यहाँ से, तो अगर वो लेंथ एल पूछते तो वो निकाल लेते, तो ये 60 डिग्री है, ये हाइट एच राइज हुई है और ये एल लेंथ है, तब तुम्हारा ये 60 डिग्री का रोल आता। अगर वो लेंथ है वो कितनी है वो राइज, एच हाइट तो चेंज नहीं होती, तुम ट्यूब को कितना भी इंक्लाइन करो, एच हाइट के अंदर जो थीटा है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है जो कि यहाँ पे 0 डिग्री दिया है, ठीक है। तो बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। चलो ओके, ठीक है। चलो तो बाकी के सवाल तुम लोगों को मैंने दे दिया यहाँ पे, ये सभी सवाल सॉल्व करोगे, और जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, और इसके बाहर कोई दूसरे टाइप के सवाल नहीं बनेंगे, ओके। चलो फिर इसका पीडीएफ वगैरह मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, उसको भी देख लेना। अगले सेशन में अपन सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ओके। चलो बाय।